अच्छी बात है। मॉडर्न हिस्ट्री का ये आपको पार्ट 19 होगा। पार्ट 19 के अंतर्गत पार्ट 20 होगा। पार्ट 20 के अंतर्गत यहाँ पर हम अध्याय 27 देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आपको भारत में ब्रिटिश नीतियों का संरक्षण, भारत में ब्रिटिश नीतियों का जो संरक्षण है, भारत में ब्रिटिश नीतियों का जो संरक्षण है उसको हम देखते हैं अध्याय 27 के अंतर्गत। देखिए सबसे पहले इसमें आपको प्रशासनिक नीतियाँ यहाँ पर देखिए आप क्या है 1857 के पूर्व यहाँ में से जो आपको कहा गया था 1857 के पूर्व प्रशासनिक नीतियों में यहाँ पर देखते हैं। देखिए 1857 के पूर्व के आधुनिक 1857 के पूर्व आधुनिक तरीके से भारत को विकास के पथ पर अग्रसर करने की नीति के विरुद्ध सरकार ने अब तक व्यापक प्रतिक्रियावादी नीतियों का अनुसरण प्रारंभ कर दिया। व्यापक प्रतिक्रियावादी नीतियों का अनुसरण प्रारंभ कर दिया। इसके पीछे सरकार का यह मानना था कि भारतीय स्वशासन के उपयुक्त भारतीय स्वशासन उपयुक्त नहीं है, अतः उनके लिए अंग्रेजों की उपस्थिति अपरिहार्य है। अंग्रेजों की उपस्थिति आपको अपरिहार्य। बांटो एवं राज्य करो की नीति देखिए यहाँ पर बांटो एवं राज्य करो की नीति की बात यहाँ पर करते हैं। अब अंग्रेजों ने साम्राज्य के विरुद्ध किसी संगठन जन प्रतिक्रिया को रोकने का दृढ़ निश्चय कर लिया। देखिए यहाँ पर दृढ़ निश्चय कर लिया। बांटो एवं राज्य करो, देखिए बांटो एवं राज्य करो की निष्ठापूर्ण नीति प्रारंभ कर दी। इस नीति के तहत उन्होंने शासकों को अपनी प्रजा के विरुद्ध, एक राज्य को दूसरे राज्य के विरुद्ध, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र के विरुद्ध, हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध उकसाने की नीति अपनाई। 1857 के विद्रोह के पश्चात मुसलमानों के दमन की जो नीति अपनाई गई थी सरकार ने उसे त्याग दिया। निश्चय किया कि वो मुसलमानों के मध्य उच्च शिक्षित वर्ग का प्रयोग राष्ट्रवाद को उदय को रोकने में करेगी। देखिए आप अपनी नीति के तहत उसने मुसलमानों को शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं में प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया तथा उनके राजनीतिक शोषण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी। इस कार्य के पीछे उसकी मंशा थी शिक्षित भारतीयों के मध्य टकराव पैदा करना था। इसका उपयोग एक हथियार के रूप में उपनिवेशी शासन के हितों के लिए कर पाने में सक्षम होना। अब के शिक्षित भारतीयों के प्रति द्वेष की बात यहाँ करते हैं। शिक्षित भारतीयों के प्रति द्वेष, देखिए भारत को बढ़ते मध्यम वर्गीय राष्ट्रवादी नेतृत्व में अंग्रेजों की शोषणकारी प्रशासनिक नीतियों का विश्लेषण किया गया था। प्रशासन ने भारतीयों की हिस्सेदारी की मांग की। इस समय जब भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का शुभारंभ हुआ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ एक खास बात देखिए कि देखिए यहाँ पे बांटो एवं राज करो की नीति यहाँ पे देखिए अब अंग्रेजों ने साम्राज्य के विरुद्ध किसी संगठित जन प्रतिक्रिया को रोकने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। बांटो एवं राज करो की निष्ठापूर्ण नीति प्रारंभ कर दी। इस नीति के तहत उन्होंने शासकों को अपनी प्रजा के विरुद्ध, एक राज्य को दूसरे राज्य के विरुद्ध, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र के विरुद्ध, हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध उकसाने की नीति अपनाई। 1857 के विद्रोह हम देखें क्या 1857 के विद्रोह के पश्चात मुसलमानों के दमन की जो नीति अपनाई गई थी, मुसलमानों के दमन की जो नीति अपनाई गई थी सरकार ने उसे त्याग देता। निश्चय क्या कि वो मुसलमानों के मध्य उच्च शिक्षित वर्ग का प्रयोग राष्ट्रवाद को उदय को रोकने में करेगी। अपनी नीति के तहत उसने मुसलमानों को शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं में प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया तथा उनके राजनीतिक शोषण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी। इस कार्य के पीछे उसकी मंशा थी शिक्षित भारतीयों के मध्य टकराव पैदा करना था। इसका उपयोग एक हथियार के रूप में उपनिवेशी शासन के हितों के लिए कर पाने में सक्षम होना। देखिए यहाँ पर क्या कि शिक्षित भारतीयों के प्रति द्वेष की बात यहाँ करते हैं। भारत को उभरते मध्यम वर्गीय राष्ट्रवादी नेतृत्व में अंग्रेजों की शोषणकारी प्रशासनिक नीतियों का विश्लेषण किया तथा प्रशासन ने भारतीयों की हिस्सेदारी की मांग की। अब इस समय जब भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का शुभारंभ हुआ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
स्थापना अंग्रेजों ने इस कदम को उपनिवेशी शासन के विरुद्ध एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। तब उसने इस राष्ट्रवादी नेतृत्व के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण रवैया अपना लिया। वास्तव में इसके बाद अंग्रेजों ने उन सभी व्यक्तियों एवं प्रयासों का विरोध किया जिन्होंने आधुनिक शिक्षा की वकालत की। देखिए यहाँ पर क्या है, जमींदारों के प्रति दृष्टिकोण की बात यहाँ पर की गई है। 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को ब्रिटिश 1857 विद्रोह को कुचलने 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के अत्यंत प्रतिक्रियावादी समूह अर्थात भूस्वामी और जमींदारों के प्रति मित्रता का हाथ बढ़ाया। सरकार ने उन्हें अपना भक्त बनाने के लिए कई प्रकार की उपाधियाँ प्रदान की। अनेक जमींदारों को उनकी पुरानी जमींदारी वापस लौटा दी गई। वापस लौटा दी गई। उदाहरणार्थ अवध राज्य के अधिकांश तालुकदारों की जमीन उन्हें लौटा दी गई। सरकार ने जमींदारों एवं भूस्वामियों को भारतीयों का परंपरागत नेता कहा। उनके सभी विशेषाधिकार तथा स्वार्थों की रक्षा की गई तथा उन्हें खुश करने के निमित्त सरकार ने किसानों के हितों की बलि चढ़ा दी। वस्तुतः सरकार इस बात से भली भांति अवगत हो चुकी थी जमींदार का तत्कालीन भारतीय लोगों पर गहरा प्रभाव, भले ही इसका आधार जमींदारों की शक्ति ही था। सरकार का अनुमान था कि वह इनका प्रयोग कर शिक्षित भारतीयों की मांगों को भली भांति कुचल सकती थी। व्यावहारिक रूप में अंग्रेजों का अनुमान सही निकला। उसके प्रयासों से धीरे धीरे भूस्वामी और जमींदार उपनिवेशी शासन के भक्त बन गए था। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों का खुलकर साथ नहीं हुआ। इसके पीछे जमींदारों की यह सोच थी कि उनके विशेषाधिकार एवं स्वार्थों की पूर्ति के ब्रिटिश राज का होना आवश्यक है। सामाजिक सुधारों के प्रति दृष्टिकोण की बात करते हैं। सामाजिक सुधारों के प्रति दृष्टिकोण की अंग्रेजों तथा भारतीय समाज के प्रतिक्रियावादी तत्वों का समर्थन करने का निर्णय लेने के कारण सरकार ने सामाजिक सुधारों से अपना समर्थन वापस ले लिया। अंग्रेजों का मानना था कि इन सुधारों का समर्थन करने के कारण समाज का रूढ़िवादी तबका उसके विरुद्ध हो जाएगा तथा सरकार को अपने क्रोध का निशाना बनाएगा। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने प्रतिक्रियावादी तत्वों को बढ़ावा देने के लिए जातीय एवं सांप्रदायिक चेतना को भी प्रोत्साहित किया। देखिए यहाँ पर अविकसित सामाजिक सेवाएं याद रखिए। सरकार द्वारा सेना एवं नागरिक प्रशासन में किए जा रहे भारी विद्रोह कुचलने में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं भौतिक आधारभूत ढांचे इत्यादि जैसी सामाजिक सेवाएं उपेक्षित हो गई इन पर किए जाने वाले अति अल्प वर्ग जनसामान्य के लाभार्थ किए जाने वाले विकास कार्य लगभग ठप हो गए तथा अधिकांश सरकारी योजनाएं समाज के उच्च एवं विशिष्ट वर्गों के हितों के अनुरूप बनने लगी। इस प्रशासनिक व्यय का एक बड़ा हिस्सा उच्च वर्गों की सुविधाओं के आसपास सिमट करा गया। अब यहाँ के प्रमुख विचार लॉर्ड लिटन ने कहा था, इंग्लैंड की राजशाही को भविष्य में शक्तिशाली देश की कुलीन तंत्रों की आशाओं, इच्छाओं, सहानुभूतियों और हितों के साथ अपना घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होगा। ये बात लॉर्ड लिटन ने कहा था। कि इंग्लैंड की राजशाही को भविष्य में शक्तिशाली देश की कुलीन तंत्रों की आशाओं, इच्छाओं, सहानुभूति और हितों के साथ अपना घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होगा। फिर यहाँ पर श्रमिक विधान की बात आपको की। देखिए 19वीं शताब्दी यूरोप में हुए औद्योगिकरण के परिप्रेक्ष्य में भारत में इस अवधि में विभिन्न कारखानों एवं बागानों में कार्य की दशा अत्यंत दयनीय थी। कार्य के घंटे काफ़ी लंबे थे। पुरुषों के साथ साथ महिला एवं बच्चों को भी काफ़ी लंबे समय तक काम करना पड़ता था। इन मजदूरों का वेतन भी काफ़ी कम था। कार्यस्थलों में अत्यधिक भीड़ होती था। स्वच्छ हवा इत्यादि समुचित व्यवस्था नहीं थी। देखिए प्रदूषित हवा की निकासी के आवश्यक सुविधाओं का अभाव तथा श्रमिकों को कम रोशनी में भी घंटों काम करना पड़ता था। कार्यस्थलों में प्रायोगिक तौर पर सुरक्षा उपाय अति अल्प होते थे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भारत में कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की दशाओं में सुधार एवं उनके लिए विधान बनाने की मांग सर्वप्रथम भारत में नहीं अपितु ब्रिटेन में लंकाशायर के कपड़ा कारखानों के मालिकों द्वारा उठाए गए। उन्हें डर था कि भारतीय कपड़ा उद्योग सस्ती मजदूरी के कारण उनका प्रतिद्वंदी ना बन जाए। इस मांग से भारतीय श्रमिक नेता काफ़ी प्रभावित हुए थे। उन्होंने मांग की कि भारतीय कपड़ा मिलों की निम्न स्तरीय कार्य दशा में सुधार किया जाए तथा मजदूरों का शोषण रोका जाए। उन्होंने कारखानों में कार्य दशा वर्किंग कंडीशन की जाँच करने के लिए एक आयोग गठित करने की मांग भी की। 1875 में ऐसे प्रथम आयोग की
नियुक्ति की गई तथा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम बनाया गया। अब देखिए भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 देखिए भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 देखिए ये अधिनियम आपको बाल श्रमिकों की समस्याओं से संबंधित 7 से 12 वर्ष की आयु के बीच से के इसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार थे। देखिए 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर रोक लगाई गई। देखिए 7 वर्षों से कम आयु के बच्चों के काम करने पर रोक लगाई जाए। रोक लगाई जाए। फिर देखिए बच्चों के लिए 1 दिन में काम करने की अवधि अधिकतम 9 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए यहाँ बाल श्रमिकों के अवधि 9 घंटे से अधिक की अवधि 9 घंटे से अधिक की नहीं होनी चाहिए। बाल श्रमिकों 1 माह में देखिए बाल श्रमिकों 1 माह में 4 अवकाश दिए जाए। खतरनाक मशीनों के चारों ओर बाड़ लगाई जाए। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 बच्चों के काम करने की न्यूनतम आयु 7 और 12 वर्ष से बढ़ाकर 9 और 14 वर्ष कर दी गई। बच्चों के लिए काम करने घंटों घटाकर 7 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया। महिलाओं के काम करने का समय 11 घंटे कर दिया गया, जिसमें 1 घंटे का मध्य अवकाश निश्चित किया गया। लेकिन पुरुषों के काम के घंटे अभी भी अनिश्चित रहे। लेकिन इन नियमों को अंग्रेजों के स्वामित्व वाले चाय एवं कॉफी बागानों में लागू नहीं किया गया, जहाँ मजदूरों का निर्दयतापूर्ण शोषण किया जाता तथा उनकी स्थिति दासों के समान थी। कुछ बागान मालिक मजदूरों से एक अनुबंध पत्र पर दस्तखत करवा लेते थे, जिसके पश्चात मजदूर उस मालिक के यहाँ काम करने को विवश हो जाता था तथा वह किसी प्रकार के काम से इनकार नहीं कर सकता था। सरकार ने भी ऐसे बागान मालिकों को इस प्रकार के भेदभावपूर्ण नियम बनाने हेतु प्रोत्साहित किया। इस अनुबंध की अवहेलना फौजदारी अपराध था। इस अनुबंध की अवहेलना फौजदारी अपराध था, जिसमें बागान देखिए यहाँ पे क्या है कि जिसमें बागान मालिक को अधिकार दिया गया था कि वह दोषी मजदूर को गिरफ्तार कर दंडित कर सकता था। जिसमें बागान मालिक को अधिकार दिया गया था कि वह दोषी मजदूर गिरफ्तार कर दंडित कर सकता था। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी दबाव के कारण कई अन्य श्रमिक विधान बनाए गए, लेकिन मजदूरों की दशा में कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आया। देखिए यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध देखिए भारतीय राष्ट्रवादी प्रेस की अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करने में अत्यधिक सजग थे तथा अत्यंत शीघ्रता से इसका उपयोग कर लेते थे। उनका उद्देश्य प्रेस के माध्यम से लोगों को शिक्षित बनाना, भारतीय चेतना जागृत करना था, सरकार की दमनकारी एवं पक्षपातपूर्ण योजनाओं की आलोचना करना था। 1835 चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया। लेकिन लिटन जो कि इस बात से भयभीत था कि प्रेस के द्वारा राष्ट्रवादी भारतीयों में चेतना का प्रसार कर सरकार के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, वह भारतीय प्रेस के दमन पर उतर आया तथा उसने 1878 में अलोकप्रिय भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया। तीव्र जन विरोध के कारण लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस घृणित अधिनियम को रद्द कर दिया। इसके पश्चात लगभग 2 दशकों तक भारतीय प्रेस स्वतंत्रता के साए में फलता फूलता रहा। लेकिन स्वदेशी एवं बंगभंग विरोधी आंदोलन के समय 1908-1910 में इस पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए। यहाँ देखिए क्या है कि रंगभेद की नीति की बात यहाँ पर की गई है। रंगभेद की नीति यहाँ देखिए क्या है, अंग्रेजों ने प्रजातीय सर्वश्रेष्ठता विचार का अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से पालन किया। अपनी रंगभेद की नीति के चलते उन्होंने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया तथा प्रशासन के सर्वोच्च पदों से भारतीयों को दूर रखा। अंग्रेजों नागरिक प्रशासन में सेना के साथ ही रेल के डिब्बों पार्कों हॉट करवो इत्यादि में भी रंगभेद की नीति को लागू करने का घृणित प्रयास किया। अपनी प्रजातीय सर्वश्रेष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों को सरेआम पीटने, जिंदा जला देने था, उनकी हत्या कर देने जैसे अमानवीय एवं कायरतापूर्ण हथकंडे भी अपनाए। एक स्थान पर लॉर्ड एलिगन ने लिखा कि हम भारत में केवल इसलिए राज कर सके क्योंकि हम श्रेष्ठ नस्ल के थे। यद्यपि हमें भारतीयों के देखिए यहाँ पर लॉर्ड एलिगन ने लिखा कि हम भारत में केवल इसलिए राज कर सके क्योंकि हम श्रेष्ठ नस्ल के थे। क्योंकि हम श्रेष्ठ नस्ल के थे। यद्यपि हमें भारतीयों को सरकारी सेवाओं में आने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, किंतु उन्हें इस बात का एहसास कराते रहना होगा कि वे हमसे निकृष्ट है, तभी हमारे समाज की सुरक्षित रह सकेंगे। अब देखिए भारत में अंग्रेजों की भू राष्ट्र नीतियाँ देखिए यहाँ पर अंग्रेजों के आगमन से पूर्व देखिए यहाँ पर क्या
अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम थी उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। 1765 इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर। यद्यपि 1771 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रचलित पुरानी भू राजस्व व्यवस्था को जारी रखा, किंतु कंपनी ने भू राजस्व की दरों में वृद्धि कर धीरे धीरे कंपनी खर्च में वृद्धि होने लगी, जिसकी भरपाई के लिए देखिए आप धीरे धीरे कंपनी खर्च में वृद्धि होने लगी, जिसकी भरपाई के लिए कंपनी ने भू राजस्व की दरों को बढ़ाया। ऐसा करना स्वाभाविक भी था क्योंकि भू राजस्व ऐसा माध्यम था जिससे कंपनी को अधिकाधिक धन प्राप्त हो सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आर्थिक व्यय की पूर्ति करने तथा अधिकाधिक धन कमाने के उद्देश्य से भारत की कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया तथा कृषि के परंपरागत ढांचे को समाप्त करने का प्रयास किया। यद्यपि कलाय था उसके उत्तराधिकारियों के समय तक भू राजस्व पद्धति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया। भू राजस्व पद्धति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया था। इस समय तक भू राजस्व की वसूली बिचौलियों, जमींदारों या लगानों के ठेकेदारों के माध्यम से ही की जाती रही, किंतु उसके पश्चात कंपनी द्वारा नए प्रकार के कृषि संबंधों की शुरुआत की गई। इसके परिणाम से कंपनी ने करों के निर्धारण और वसूली के लिए कई नए प्रकार के भू राजस्व बंदोबस्त कायम किए। देखिए मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू पद्धतियां लैंड टेन्यूर सिस्टम अपनाई। देखिए पहला देखिए जमींदारी, दूसरा देखिए आपको जमींदारी, दूसरा देखिए आपको रेतवारी, तीसरा देखिए महालवारी। पहला आपको देखिए जमींदारी, दूसरा आपको रेतवारी, तीसरा आपको महालवारी। यद्यपि प्रारंभ में 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा भी प्रारंभ की थी। किंतु यह व्यवस्था ज़्यादा दिनों तक नहीं चली था। ब्रिटिश शासनकाल में यही 3 भू राजस्व व्यवस्थाएं ही प्रभावी रही। इजारेदारी प्रथा मुख्यतः बंगाल में ही लागू की गई थी। तत्पश्चात लागू की गई जमींदारी अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के महाराष्ट्र, कर्नाटक उत्तरी भागों में लागू किया गया। रेतवारी पद्धति मद्रास, बम्बई तथा असम के कुछ भागों में लागू की गई, जबकि महालवारी पद्धति मध्य प्रांत, यूपी, पंजाब में लागू की गई। इन विभिन्न भू राजस्व व्यवस्थाओं का वर्णन इस प्रकार आपको है। इजारेदारी प्रथा की बात देखिए 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना गया। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इस व्यवस्था की मुख्य 2 विशेषताएं थी। पहले हम क्या कि देखिए पहला इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी तथा दूसरा सबसे अधिक बोली लगाने वाली भूमि ठेके पर दी जाती थी। किंतु इस व्यवस्था से कंपनी को ज़्यादा लाभ नहीं हुआ क्योंकि इस व्यवस्था से उसकी वसूली में अस्थिरता आ गई। पंचवर्षीय ठेके की दोष के कारण 1777 में इसे 1500 देखिए यहाँ पर क्या पंचवर्षीय ठेके की दोष के कारण 1777 ईस्वी में इसे परिवर्तित कर दिया गया था। ठेके की अवधि 1 वर्ष कर दी गई। अर्थात देखिए यहाँ पर क्या अर्थात अब भू राजस्व की वसूली का ठेका प्रतिवर्ष किया जाने लगा। किंतु प्रतिवर्ष ठेके की व्यवस्था और असफल है क्योंकि इससे भू राजस्व के तथा वसूल की राशि की मात्रा प्रतिवर्ष परिवर्तित होने लगी। इससे कंपनी को अनिश्चितता होती थी कि अगले वर्ष कितना लगान वसूल होगा। इस व्यवस्था का एक दोष यह भी था कि प्रति वर्ष नए व्यक्ति ठेका लेकर किसानों से अधिक भू राजस्व वसूल करते थे। चूंकि इसमें इजारेदार ठेकेदार या जमींदारों का भूमि पर अस्थायी स्वामित्व होता था, इसलिए वे भूमि सुधारों में कोई रुचि नहीं लेते थे। उनका मुख्य उद्देश्य देखिए यहाँ पर क्या अधिक से अधिक लगान वसूल करना होता था। इसके लिए वे किसानों को उत्पन्न भी करते थे। ये इजारेदारी वसूली की पूरी रकम भी कंपनी को नहीं देते थे। इस व्यवस्था के कारण किसानों पर अत्यधिक बोझ पड़ा था, वे कंगाल होने लगे। यद्यपि यह व्यवस्था काफ़ी दोषपूर्ण थी। फिर भी इसे कंपनी की आय में वृद्धि हुई। अस्थायी बंदोबस्त की बात यहाँ पे हम देखें
हाँ, यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त की बात आती है। अस्थायी बंदोबस्त की पृष्ठभूमि की बात करते हैं। अस्थायी बंदोबस्त की पृष्ठभूमि बंगाल की लगान, देखिए बंगाल की लगान व्यवस्था 1765 से ही कंपनी के लिए एक समस्या बनी हुई थी। क्लाइव ने देखिए यहाँ पे क्या, क्लाइव ने इस व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया था। उसके कारण वार्षिक लगान व्यवस्था ही जारी रही। बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने लगान व्यवस्था में सुधार के लिए इजारेदारी प्रथा लागू की, किंतु इसे समस्या सुलझाने के वजह और उलझ गई। इस व्यवस्था के दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण कृषक बर्बाद होने लगा था, कृषि का प्रभाव होने लगा। हाँ, फिर आपको आगे 1786 में देखिए क्या, 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, उस समय कंपनी की राजस्व व्यवस्था अस्त व्यस्त थी। तब उस पर पर्याप्त वाद विवाद चल रहा था। अतः उसके सम्मुख सबसे प्रमुख कार्य कंपनी की लगान व्यवस्था में सुधार करना था। प्रति वर्ष ठेके की व्यवस्था के कारण राजस्व वसूली में आई अस्थिरता एवं अन्य वर्ष एवं अन्य आय अस्थिरता एवं अन्य दोषों का कंपनी के डायरेक्टरों ने कॉर्नवालिस को आदेश दिया कि वह सर्वप्रथम लगान व्यवस्था को दुरुस्त करे तथा वार्षिक ठेके की व्यवस्था से उत्पन्न दोषों को दूर करने के जमींदारों से अस्थायी समझौता कर ले। डायरेक्टरों के ही आदेश अंत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का सबसे मुख्य कारण बना। देखिए डायरेक्टरों का ही आदेश अंत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का मुख्य कारण बना। इसके ऊपर देखिए, इसके फलस्वरूप भू राजस्व या लगान के संबंध में जो व्यवस्था की गई उसे जमींदारी व्यवस्था या इस्तमारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर जाना जाता है। देखिए यद्यपि प्रारंभ इस व्यवस्था से संबंधित कुछ समस्याएं थी, जैसे अपराध के समझौता किससे किया है, किसान से या जमींदार से। समझौता किससे किया है, किसान से या जमींदार से। दूसरा देखिए, राज्य को पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में प्राप्त हो। और तीसरा देखिए, यह समझौता देखिए यहाँ पर क्या, यह समझौता कुछ वर्षों के लिए किया जाए या अस्थायी रूप से। देखिए प्रारंभ इन समस्याओं को, देखिए यहाँ पर क्या, प्रारंभ इन समस्याओं के संबंध में जॉन सोल, देखिए जॉन सोल, चार्ल्स ग्रांट एवं स्वयं कॉर्नवालिस में तीव्र मतभेद थे। अतः इन समस्याओं पर पर्याप्त एवं पूर्ण विचार किया गया। अंत में प्रधानमंत्री पीठ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति इन डंडास, कंपनी के डायरेक्टर जॉन सोल, देखिए चार्ल्स ग्रांट तथा कॉर्नवालिस की आपसी सहमति से 1790 में जमींदारों के साथ 10 वर्ष के समझौता किया गया, जिसे 22 मार्च 1793 में अस्थायी कर दिया गया। यह व्यवस्था देखिए यहाँ पर क्या, यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस प्रखंड उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग शामिल था। इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग शामिल था। विशेषताएं देखिए, इसकी निम्न विशेषताएं थी। देखिए जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। भूमि पर उनका अधिकार पैतृक एवं हस्तांतरणीय था। उन्हें उनकी भूमि से तब तक पृथक नहीं किया जा सकता था जब तक वे अपना निश्चित लगान सरकार को देते रहे। हाँ, सरकार को देते रहे। देखिए किसानों को मात्र किसानों को मात्र रियायतों का नीचा दर्जा दिया गया तथा उनसे भूमि संबंधी तथा अन्य परंपरागत अधिकारों को छीन लिया गया। तीसरा देखो जमींदार भूमि के स्वामी होने के कारण भूमि को खरीद या बेच सकते थे। चौथा देखो जमींदार अपने जीवन काल में या वसीयत द्वारा अपनी जमींदारी अपने वैध उत्तराधिकारी को दे सकते थे। देखिए तो चौथा आपको देखिए जमींदार अपने जीवन काल में या वसीयत द्वारा अपनी जमींदारी अपने वैध उत्तराधिकारी को दे सकते थे। पांचवा आपको देखिए क्या, जमींदारों से लगान सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया। छठा आपको देखिए सरकार का किसानों से कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था। तब आगे आप देखिए क्या, सातवां आपको क्या, जमींदारों को देखिए यहाँ पर क्या, कि जमींदारों के किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना था, 1/11 भाग स्वयं रखना था। देखिए जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना था, 1/11 भाग स्वयं रखना था। आठवां देखिए आप क्या, तय की गई रकम से अधिक वसूली करने पर उसे रखने का अधिकार जमींदारों को दे दिया गया। नंबर आप देखिए देखिए नम्मा यदि कोई जमींदार निश्चित तारीख तक भू राजस्व की निर्धारित राशि जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। यदि कोई देखिए यहाँ पर नम्मा देखिए, यदि कोई जमींदार निश्चित तारीख तक भू राजस्व की निर्धारित राशि जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी।
10वां देखिए क्या, कंपनी की आय में देखिए कंपनी की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, कंपनी की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उद्देश्य देखिए आपका कंपनी द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के मुख्य 2 उद्देश्य थे। पहला देखिए यहाँ पर इंग्लैंड की तरह भारत में जमींदारों को एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो अंग्रेजी समाज के लिए सामाजिक आधार का कार्य कर सके। भारत में कंपनी के फैलते समाज के मद्देनजर अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि भारत इस विशाल देश पर नियंत्रण बनाए रखने के उनके पास एक ऐसा वर्ग होना चाहिए जो अंग्रेजी सत्ता को सामाजिक आधार प्रदान कर सके, इसलिए अंग्रेजों ने जमींदारों का ऐसा वर्ग तैयार किया जो कंपनी की लूट खसोट से थोड़ा सा हिस्सा। देखिए आप इसलिए अंग्रेजों ने जमींदारों का ऐसा वर्ग तैयार किया जो कंपनी की लूट खसोट से थोड़ा सा हिस्सा प्राप्त कर संतुष्ट हो जाता है, कंपनी को सामाजिक आधार प्रदान करे। दूसरा देखिए कंपनी की आय में वृद्धि करना, चूंकि भू राजस्व कंपनी की आय का अत्यंत प्रमुख साधन था, अतः कंपनी अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना चाहती थी। अब कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के लाभ एवं हानि। देखिए अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के समय इतिहासकारों ने अलग अलग राय प्रकट किए। कुछ इतिहासकारों ने इसे साहसी एवं बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य माना है, तो कुछ ने इसके विरोध में तीव्र मत प्रकट किए हैं। तुलनात्मक तौर पर इस व्यवस्था से होने वाले लाभ एवं हानि इस प्रकार के लाभ जमींदारों को पहला देखिए यहाँ पर क्या लाभ के अंदर जमींदारों को पहला लाभ देखिए इस व्यवस्था से सबसे अधिक लाभ जमींदारों को ही हुआ। वे अस्थायी रूप से भूमि के मालिक बन गए। फिर देखिए यहाँ पर लगान की एक निश्चित, देखिए यहाँ पर क्या लगान की एक निश्चित रकम सरकार को देने के पश्चात लगान को देखिए यहाँ पर क्या लगान की एक निश्चित रकम देखिए इस जमींदारों के इस व्यवस्था से सबसे अधिक लाभ जमींदारों को ही हुआ। वे अस्थायी रूप से भूमि के मालिक बन गए। दूसरा देखिए यहाँ पर लगान, देखिए यहाँ पर इसमें देखिए कि लाभ जमींदारों को, देखिए इस व्यवस्था से सबसे अधिक लाभ जमींदारों को ही हुआ। वे अस्थायी रूप से भूमि के मालिक बन गए। दूसरी बात लगान की एक निश्चित, यहाँ देखिए दूसरी बात देखिए क्या कि लगान की एक निश्चित रकम सरकार को देने के पश्चात काफ़ी बड़ी धनराशि जमींदारों को प्राप्त होने लगी। तीसरा अधिकतर देखिए अधिक आय से कालांतर में जमींदार अत्यधिक समृद्ध हो गए तथा वे सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। बहुत से जमींदार तो गाँव छोड़कर शहरों में बस गए। सरकार को यहाँ बात करते देखिए यहाँ पर क्या जमींदार के रूप में सरकार को ऐसा वर्ग प्राप्त हो गया जो हर परिस्थिति में सरकार का साथ देने को तैयार था। जमींदारों की इस वर्ग ने अंग्रेजी सत्ता को सामाजिक आधार प्रदान किया तथा कई अवसरों पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किए गए विद्रोह को कुचलने में सरकार की सहायता की। कालांतर में इन जमींदारों ने अनेक संस्थाएं जैसे लैंड ऑनर एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन इत्यादि बनाए तथा राष्ट्रीय और स्वतंत्रता संघर्ष में सरकार के प्रति अपनी अटूट निष्ठा घोषित की। पहले देखिए यहाँ पर घोषित किया। अब देखिए यहाँ पर दूसरी बात क्या फायदा, दूसरी आपको क्या सरकार की आय में अत्यधिक वृद्धि हो गई। सरकार की आय निश्चित हो गई जिससे अपना बजट तैयार करने में उसे आसानी हुई। देखिए यहाँ पर आसानी हुई देखिए यहाँ पर क्या सरकार की आय निश्चित हो गई जिससे अपना बजट तैयार करने में उसे आसानी हुई। चौथा देखिए सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व की दरें तय करने एवं ठेका देने के झंझट से मुक्ति मिल गई। पाँचवा कंपनी कर्मचारियों को लगान व्यवस्था से मुक्ति मिल गई जिससे वे कंपनी के व्यापार की ओर अधिक ध्यान दे सके। उसके प्रशासनिक व्यय में भी कमी आई तथा प्रशासनिक कुशलता बढ़ी। लेकिन अन्य की बात यहाँ पर प्रथम देखिए यहाँ पर राजस्व में वृद्धि की संभावना का जमींदारों ने कृषि में अस्थायी रूप से रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या कि राजस्व में वृद्धि की संभावनाओं का जमींदारों ने कृषि में अस्थायी रूप से रुचि लेनी प्रारंभ कर दी था। कृषि उत्पादन में वृद्धि के अनेक प्रयास किए, इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। देखिए दूसरा कृषि में उन्नति होने से व्यापार एवं उद्योग की प्रगति हुई। तीसरा जमींदारों से न्याय एवं शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी छीन ली गई जिससे उनका ध्यान मुख्यतः कृषि विकास में लगा था। इससे सूबों की आर्थिक संपन्नता में वृद्धि हुई। चौथा देखिए आपको क्या सूबों की आर्थिक संपन्नता सरकार को लाभ हुआ। अब हानियाँ कैसे क्या आपको इस आपको जो बंदोबस्त था इसमें आपको क्या अस्थायी बंदोबस्त से क्या हानियाँ हुई। इसमें देखिए आपको क्या इस व्यवस्था सबसे अधिक हानि किसानों को हुई। इससे उनके भूमि संबंधी
तथा अन्य परंपरागत अधिकार छीन लिए गए तथा वे केवल खेती और मजदूर बनकर रह गए। किसानों को जमींदारों के दूसरा किसानों को जमींदारों के अत्याचारों एवं शोषण का सामना करना पड़ा तथा वे पूर्णतः जमींदारों के दबाव पर निर्भर हो गए। तीसरा कि वे जमींदार जो राजस्व वस्तु को उगाही उदार थे, भू राजस्व की उच्च दरें सरकार को समय पर नहीं अदा कर सके, उन्हें बेरहमी के साथ बेदखल कर दिया गया तथा उनकी जमींदारी नीलाम कर दी गई। चौथा आपको देखिए क्या कि चौथा देखिए जमींदारों के समृद्ध होने से वे विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे, जिससे सामाजिक भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। पांचवा आपको देखिए कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने कालांतर में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष को भी हानि पहुंचाई। जमींदारों का यह वर्ग स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेज भक्त बना रहा था। कई अवसरों पर तो उसने राष्ट्रवादियों के विरुद्ध सरकार की मदद भी की। छठा इस व्यवस्था से किसान दिनों दिन निर्धन होते गए था। उनमें सरकार तथा जमींदारों के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा। कालांतर में होने वाले कृषक आंदोलन में से कुछ के लिए इस असंतोष ने भी योगदान दिया। इस व्यवस्था ने कुछ कृषक आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार करने में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई। इस व्यवस्था से सरकार को भी हानि हुई, क्योंकि कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उसकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, तथा उसका संपूर्ण लाभ केवल जमींदारों को ही प्राप्त होता रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि अस्थायी बंदोबस्त से सर्वाधिक लाभ जमींदारों को हुआ। यद्यपि सरकार की आय बढ़ी, किंतु अन्य दृष्टिकोणों से इससे लाभ के स्थान पर हानि अधिक हुई। इसके अतिरिक्त संपूर्ण लाभ 15 से 20 वर्ष या इससे थोड़े अधिक है। इससे अतिरिक्त संपूर्ण लाभ 15 से 20 वर्ष या इससे थोड़े अधिक समय के बंदोबस्त द्वारा प्राप्त किए जा सकते थे, और इस बंदोबस्त को अस्थायी करने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए हम इस प्रकार अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कुछ समय के लिए भले ही लाभदायक रही हो, किंतु इससे कोई दीर्घकालिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इससे कुछ स्थानों के अलावा अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को भारत के अन्य भागों में लागू नहीं किया। स्वतंत्रता के पश्चात सभी स्थानों से इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। देखिए यहाँ पर रियायतवाड़ी व्यवस्था की बात यहाँ पर की गई। देखिए अस्थायी बंदोबस्त के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक नई पद्धति अपनाई, जिसे रियायतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। देखिए मद्रास के तत्कालीन गवर्नर 1827 टॉमस मुनरो 1820 में प्रारंभ की इस व्यवस्था को मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में लागू किया गया था। देखिए बम्बई में इस व्यवस्था को लागू करने में बम्बई के तत्कालीन गवर्नर 1827 से बम्बई के तत्कालीन गवर्नर एलिफिंस्टन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तत्कालीन गवर्नर एलिफिंस्टन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो बम्बई के गवर्नर थे। भू राजस्व की इस व्यवस्था में सरकार ने रेतो अर्थात किसान होता है। रेतो अर्थात किसानों से सीधा बंदोबस्त किया। अब रेतों को भूमि के मालिकाना हक था। भूमि के मालिकाना हक कब्जादारी अधिकार दे दिए गए, तब वे सीधे या व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान अदा करने में उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने किसानों के भू स्वामित्व की स्थापना की। रेतवाड़ी व्यवस्था ने किसानों के भू स्वामित्व की स्थापना की। इस प्रथा में जमींदारों के स्थान पर किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत रेतों से अलग समझौता कर लिया जाता था, तब भू राजस्व का निर्धारण वास्तविक उपज की मात्रा पर न करके भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर भी किया जाता था। देखिए यहाँ पर क्या सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य बिचौलियों जमींदारों के वर्ग को समाप्त करना था, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त में निश्चित राशि से अधिक वसूल की गई था। सारी रकम जमींदारों द्वारा हड़प ली जाती थी, तथा सरकार की आय में कोई वृद्धि नहीं होती थी। अतः आय में वृद्धि करने के लिए ही सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया, ताकि वह बिचौलियों द्वारा रखी जाने वाली राशि को खुद हड़प सके। लेकिन दूसरे शब्दों में इस व्यवस्था द्वारा सरकार अस्थायी बंदोबस्त के दोषों को दूर करना चाहते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% भूमि आई। कंपनी के अधिकारी इस व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में थे, क्योंकि उनका मानना था कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत इतने बड़े जमींदार नहीं है कि उनसे अस्थायी बंदोबस्त किया जा सके। इसलिए इन क्षेत्रों में रेतवाड़ी व्यवस्था ही सबसे उपयुक्त है। हालांकि इस व्यवस्था के बारे में तर्क दिया गया कि व्यवस्था भारतीय कृषकों एवं भारतीय कृषि के अनुरूप है, किंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न थी। व्यावहारिक रूप में
व्यावहारिक रूप में यह व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था से किसी प्रकार कम हानिकारक नहीं थी। इसने ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया। जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। सरकार ने अधिकाधिक राजस्व वसूलने के मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारण किया तथा किसानों को बलपूर्वक खेत जोतने को बाध्य किया। रेतवाई व्यवस्था का अन्य दोष भी थे। इस व्यवस्था के तहत किसान का भूमि पर तब तक नहीं स्वामित्व रहता था जब तक कि वह लगान की राशि सरकार को निश्चित समय के भीतर अदा करता रहे, अन्यथा उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। अधिकांश क्षेत्रों में आपको लगान की दर अधिक थी। अतः प्राकृतिक विपदा या अन्य किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ आने पर किसान लगान अदा नहीं कर पाता था, उसे अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था। इसके अलावा उसे अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था। इसके अलावा किसानों को लगान वसूलने वाले लगान वसूलने वाले कर्मचारी के दुर्व्यवहार का सामना भी करना पड़ता था। महालवाड़ी पद्धति की बात हम करते हैं। महालवाड़ी पद्धति हम देखिए क्या, देखिए अब महालवाड़ी पद्धति की बात यहाँ पर करते थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की वसूली के भू राजस्व व्यवस्था का संशोधित रूप लागू किया। देखिए संशोधित रूप आपको लागू किया जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। देखिए जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। यह व्यवस्था मध्य प्रांत यूपी, आगरा एवं पंजाब में लागू की गई। पंजाब में लागू की गई तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत 30% से भूमि आई। इस व्यवस्था को भू राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गाँव या महाल जमींदारों या उन प्रधानों के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से पूरे गांव या महाल के प्रमुख होने का दावा करते थे। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से भूमि पूरे गांव या महाल की मानी जाती थी, किंतु व्यवहारिक रूप से किसान महाल की भूमि को आपस में विभाजित कर लेते थे तथा लगान महाल के प्रमुख के पास जमा कर देते थे। तदुपरांत ये महाल प्रमुख लगान को सरकार के पास जमा करते थे। मुखिया या महाल के मुखिया बोलते थे। मुखिया महाल प्रमुख का अधिकार था कि यह लगान अदा न करने वाले किसान को उसकी भूमि से बेदखल कर सकता था। इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। इस व्यवस्था में महालवाड़ी पद्धति में लगान की पद्धतियों को लगान का निर्धारण महाल या मुखिया या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। महालवाड़ी बंदोबस्त का सबसे प्रमुख दोष यह था कि इसने महाल के मुखिया या प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। किसानों को भूमि से बेदखल कर देने का अधिकार से उनकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई तथा वे यदा कदा मुखियाओं द्वारा इस अधिकार का दुरुपयोग किया जाने लगा। तथा वे यदा कदा मुखियाओं द्वारा इस अधिकार का दुरुपयोग किया जाने लगा। देखिए इस व्यवस्था का दूसरा दोष यह था कि देखिए यहाँ पर क्या इस व्यवस्था का दूसरा दोष यह था कि इससे सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल समाप्त हो। इस व्यवस्था का दूसरा दोष यह था कि इससे सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल समाप्त हो गए। इस व्यवस्था का दूसरा दोष यह था कि इससे सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल समाप्त हो गए। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूलने की विभिन्न पद्धतियों भारत में भू राजस्व वसूलने की विभिन्न पद्धतियों को अपनाया गया। इन पद्धतियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर लागू किया गया। देखिए किंतु इन सभी प्रयासों के पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक अंग्रेजों का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व को हड़प कर अपनी आय में वृद्धि करना था। किसानों की भलाई से उनका कोई संबंध नहीं था। इसके कारण धीरे धीरे भारतीय कृषक कंगाल होने लगे तब भारतीय कृषि बर्बाद हो गई। और क्या हम भारत में अंग्रेजों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति देखिए। 1873 अंग्रेजों ने भारत के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। किंतु यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के प्रकाश में ब्रिटेन के हितों एवं विचारधाराओं में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। फलतः 1873 के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीय समाज एवं देश के सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने प्रारंभ कर दिए। इनमें से कुछ परिवर्तन इस प्रकार थे। औद्योगिक क्रांति की बात यहाँ पर औद्योगिक क्रांति देखिए। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई। इसके फल से मशीनी युग एवं पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। इस क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन के औद्योगिक हितों में परिवर्तन आया।
देखिए यहाँ पर क्या इन देखिए यहाँ पर क्या कि इन औद्योगिक हितों में इन औद्योगिक हितों में वृद्धि के कारण देखिए इन औद्योगिक हितों में वृद्धि के कारण इस बात की आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि यदि भारत को एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जाए तो ब्रिटेन में निर्मित सामान की खपत वहाँ आसानी से हो जाएगी तथा उसके औद्योगिक हितों की पूर्ति हो सकेगी। इस कार्य के आंशिक आधुनिकीकरण इस कार्यक्रम को आंशिक आधुनिकीकरण तथा भारतीय समाज में परिवर्तन आवश्यक था। दूसरा देखिए आपको बौद्धिक क्रांति की बात यहाँ देखिए क्या बौद्धिक क्रांति इसके फलस्वरूप नई प्रकार की विचारधारा मान्यताओं शिष्टाचार के तरीकों तथा नैतिकता की नई नई अवधारणा का जन्म हुआ। दूसरा देखिए आपको फ्रांसीसी क्रांति यहाँ देखिए क्या इस क्रांति के 3 महान संदेशों स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व में न केवल फ्रांस अपितु पूरे विश्व में लोकतंत्र एवं राष्ट्रता की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए इस नए रुझान के बौद्धिक प्रवर्तक थे बैकन लॉक वाल्टेयर रूसो कांट एडम स्मिथ एवं बेंथम तथा साहित्यिक प्रवर्तक थे वर्ड्स वर्ड्सवर्थ बायरन स्टील एवं चार्ल्स डिकेंस थे। नए विचारों की विशेषताओं की बात यहाँ पर करते हैं। नए विचारों की इस लहर की कुछ प्रमुख विशेषता आपको निम्नानुसार थी। पहले क्या तर्कवाद देखिए यह तर्कवाद या किसी भी वस्तु के संबंध में तर्क एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थक था। दूसरा देखिए आपको मानवतावाद की बात करते हैं। यह देखिए मानवतावाद यह मानवता से प्रेम की वकालत करता है। इसके अनुसार मानवतावाद का सिद्धांत सर्वोपरि है। प्रत्येक मनुष्य को न केवल स्वयं से अपितु संपूर्ण मानवता से प्यार करना चाहिए। किसी मनुष्य को अधिकार नहीं है कि वह व्यक्तिगत आनंद के लिए किसी दूसरे मनुष्य का हित करे। इससे मानवतावाद को हानि पहुंचती है। मानवतावाद के सिद्धांत से स्वतंत्रता समाजवाद एवं व्यक्तिता के सिद्धांतों को प्रोत्साहन मिला। तीसरा आपके यहाँ पे विकास का सिद्धांत देखिए यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं है। समय के साथ प्रत्येक समाज में कुछ परिवर्तन होता है। मानवीय क्षमता है कि वो अपनी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप प्रकृति एवं समाज को परिवर्तित कर सकता है। आपकी विचारधारा या सिद्धांत आपको विचारधारा या सिद्धांत की बात यहाँ की गई है। विचारों के नए प्रभाव से प्रशासक में टकराव होता है। इसकी प्रतिक्रिया से विभिन्न सिद्धांत या विचारधाराओं का जन्म हुआ। देखिए यहाँ पर रूढ़िवादी समझिए ये परंपरागत व्यवस्था के हिमायती थे। इन्होंने अति अल्प परिवर्तनों की वकालत की। इनके मतानुसार रूढ़िवादी के अनुसार भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से भिन्न है क्यों लेकिन उससे निम्न नहीं है। यूरोपीय सभ्यता से रूढ़िवादी के अनुसार भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से भिन्न है लेकिन उससे निम्न नहीं। इस विचारधारा के चिंतक भारतीय दर्शन सभ्यता को समान दृष्टि देखते थे। उसके अनुसार यदि इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना भी हो तो पाश्चात्य विचारों का समावेश सने अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। इन्होंने महसूस किया कि सामाजिक अस्तित्व का होना आवश्यक है। देखिए यहाँ पर क्या इस विचारधारा के प्रारंभिक अनुयायियों में वारेन हेस्टिंग्स एवं एडमंड बर्ग का नाम उल्लेखनीय। बाद में मुनरो मैटकॉप एवं एलिफ्स्टन ने भी इस विचारधारा का समर्थन किया। रूढ़िवादी अपने पूरे कार्यकाल में इस व्यवस्था के पक्षधर तथा ब्रिटिश शासन अधिकांश अधिकारी इसी विचारधारा के समर्थक बने रहे। अब देखिए संरक्षणवादी समाजवादी बात करते हैं। यहाँ पर संरक्षणवादी देखिए यहाँ पर क्या संरक्षणवादी समाजवादी बात यहाँ पर आपको की गई है। संरक्षणवादी समाजवादी ये मुख्यतः 19वीं शताब्दी से प्रभावी हुई। इस विचारधारा का अनुयायी भारतीय समाज एवं सभ्यता के तीव्र आलोचक थे। इन्होंने भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक दास्ता की स्थिति को जायज़ ठहराया। देखिए मौलिकतावादी की बात करते हैं। इन्होंने भारतीय समाज सांस्कृतिक आलोचना से पहले रूढ़िवादियों तथा समाजवादियों के दृष्टिकोण से असहमति प्रकट की तथा भारतीय परिस्थितियों में उन्नत मानवतावादी एवं तर्कवादी विचारों के अनुप्रयोग की वकालत की। इसके मतानुसार भारत में वो शक्ति है जिससे वो उन्नति कर सके।
तथा इस कारण उन्हें अवश्य सहायता करनी चाहिए। देखिए इनकी इच्छा भारत को विज्ञान इनकी इच्छा भारत को विज्ञान एवं मानवतावाद पर आधारित आधुनिक एवं प्रगतिशील विश्व के एक भाग के रूप में विकसित करने की थी। इससे इन्होंने देश में आधुनिक एवं पाश्चात्य विज्ञान दर्शन एवं साहित्य को प्रवृत्त मतलब इंट्रोड्यूस करने की वकालत मतलब लाने की वकालत की। 1820 के बाद भारत आने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में से कुछ इसी विचारधारा के समर्थक थे। देखिए यहाँ पे इन अधिकारियों का राजा राम मोहन राय एवं कुछ अन्य प्रबुद्ध भारतीयों ने भरपूर समर्थन किया जो इसी सिद्धांत के समर्थक थे। लेकिन दुर्भाग्यवश पहले से शासन पर अपनी पकड़ बनाए हुए तत्वों ने अपनी समाजवादी एवं शोषणात्मक शासन नीति जारी रखी। इनका तर्क था कि भारत का आधुनिकीकरण एवं विकास अंग्रेजों की छत्र छाया में ही हो सकता था। इसके लिए आपको भारतीय संसाधनों का दोहन आवश्यक है। समाजवादियों की इस अवधारणा के कारण मौलिकतावादी से उनका मतभेद अपरिहार्य था। समाजवादियों की इस तर्क से भारत में ब्रिटिश शासन की उपस्थिति एवं संरक्षण प्राथमिक तथ्य है तथा अनेक कारक द्वितीयक तत्व मौलिकतावाद ने अपनी असहमति प्रकट की। अब के सरकार के सम्मुख आपको असमंजस की स्थिति देखिए। सरकार इस बात से भयभीत थी कि भारत का बहुत ज़्यादा आधुनिकीकरण किया गया तो ऐसी ताकतें पैदा हो सकती है जो ब्रिटिश हितों का आघात पहुंचा सकती है। इसलिए सरकार ने भारत का आंशिक आधुनिकीकरण की नीति अपनाई। एक और जहाँ कुछ क्षेत्रों में उसने इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया वहीं दूसरी ओर उसने अन्य क्षेत्रों में यह प्रक्रिया अवरुद्ध कर दी। दूसरे शब्दों में उसने उपनिवेशवादी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। अब ईसाई मिशनरियों की भूमिका देखिए आप। ईसाई मिशनरियों धर्म प्रचारकों ने ईसाई धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म के रूप में प्रचारित किया था तथा पाश्चात्यकरण के द्वारा इसके प्रसार की नीति अपनाई। उनका विश्वास था कि इस नीति के द्वारा वे भारतीयों को अपने धर्म एवं संस्कृति में आस्था को विनष्ट कर देंगे। अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन मिशनरियों आपको मौलिकतावाद देखिए रेडिकल्स का समर्थन किया क्योंकि उनका विश्वास है कि मौलिकतावादी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की अवनति होगी। देखिए समाजवादियों का समर्थन किया क्योंकि उनके उद्देश्यों की सफलता के कारण व्यवस्था की स्थिति का उनके अनुकूल होना आवश्यक था। साथ ही मिशनरियों का मानना था कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार तो भारत में ब्रिटिश समाजवाद का होना नितांत आवश्यक है। देखिए यहाँ पर ब्रिटिश व्यवसाय में पूंजीपतियों का समर्थन किया क्योंकि उनका विश्वास था कि वे ईसाई धर्म का प्रचार कर भारतीयों में पाश्चात्य सभ्यता का प्रसार करेंगे। इससे अंग्रेजी वस्तु की खपत बढ़ेगी तथा अंग्रेज पूंजीपति व्यापारी मिशनरियों को उनके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता पहुंचाएंगे। 1858 के पश्चात झिझकपूर्ण आधुनिकीकरण की नीति पॉलिसी ऑफ हेजिटेंट मॉडर्नाइजेशन त्याग दी गई। लेकिन क्योंकि भारत धीरे धीरे शासन के सम्मुख शिष्य की तरह व्यवहार करने लगे तो अपने समाज और संस्कृति की तीव्रता से आधुनिकीकरण किए जाने की मांग करने लगे। साथ ही भारत ने अपने अनुरूप स्वतंत्रता समानता एवं न्याय आधारित प्रशासन की मांग प्रारंभ कर दी। अब अंग्रेजों ने सामाजिक रूढ़िवाद एवं समाज के संकीर्णतावादी तत्वों का पक्ष लेना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने जातिवाद एवं संप्रदायवाद को उभारना भी प्रारंभ कर दिया। अब के भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति देखिए। भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति हम देखिए अब भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति देखिए। भारतीय रियासतों के साथ अंग्रेजों के संबंध दो चरणीय नीति से निर्देशित थे। पहली समाज रक्षा के लिए उनसे संबंधों की स्थापना उनका उपयोग तदुसा उन्हें पूर्णतया समाज का अधीन कर लेना अधीनस्थ संघीय नीति। फिर आपको यहाँ पर है देखिए यहाँ पर क्या
भविष्य में ब्रिटिश देखिए भविष्य में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाली देखिए भविष्य में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाली किसी राजनीतिक आंदोलन के समय इन देशी रियासतों के मध्यस्थ के रूप में इन देशी रियासतों के मध्यस्थ के रूप में प्रयुक्त करने 1857 विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय इनकी राजभक्ति हेतु इन्हें पुरस्कृत करने के सरकार ने विलय नीति त्याग दी। अब देखिए अब नई नीति शासकों को पदच्युत करने या उन्हें दंड देने की थी, ना कि उन्हें राज्य को ना कि उनके राज्य को विलय करने की। इसके साथ रियासतों को उनकी क्षेत्रीय अखंडता गारंटी भी दी गई तथा घोषणा की गई कि सरकार रियासतों द्वारा किसी उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार का सम्मान करेगी। 1876 में ब्रिटिश संसद ने रॉयल टाइटल्स नामक एक अधिनियम पारित किया, जिससे ब्रिटेन की सामग्री विक्टोरिया ने समस्त ब्रिटिश प्रदेश स्वदेशी रियासतों समेत केसर ए हिंद अथवा भारत की सामग्री को उपाधि धारण कर ली। भारत में लॉर्ड कर्जन ने स्पष्ट किया कि सभी रजवाड़े अपने अपने राज्यों या रियासतों में ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि के रूप में शासन करेंगे। बाद में भी ब्रिटिश सरकार ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार तो अपनी सर्वोच्च श्रेष्ठता की नीति को बनाए रखा। इस सरकारी राज्यों में अपने रेजिडेंट नियुक्त कर या अधिकारियों देखिए यहाँ पर क्या सरकार इन राज्यों में अपने रेजिडेंट नियुक्त कर या अधिकारियों की नियुक्ति या बर्खास्तगी संबंधी मामलों में हस्तक्षेप कर अपने हस्तक्षेप करने का अधिकार का पक्ष पोषण करती रही। कालांतर में ब्रिटिश सरकार ने संचार, रेलवे, सड़क, टेलीग्राफ, नहरों, पोस्ट ऑफिस आदि का इन राज्यों में आधुनिक ढंग से विकास तथा इन माध्यमों द्वारा भी उसे राज्यों में दखल देने का अवसर बराबर मिलता रहा। राज्यों के देखिए यहाँ पर राज्यों के मामले में हस्तक्षेप करने का सरकार का एक उद्देश्य यह था कि इससे राष्ट्रवाद के उदय लोकतांत्रिक भावनाओं के प्रसार को रोका जा सके। लेकिन इस आधुनिक राजनीतिक आंदोलनों लेकिन इन आधुनिक राजनीतिक आंदोलनों का सकारात्मक पक्ष यह था कि इन प्रयासों से अंग्रेजों ने इन राज्यों में आधुनिक प्रशासनिक संस्थाओं को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया। देखिए यहाँ पर प्रोत्साहित किया। देखिए भारत में ब्रिटिश विदेश नीति की बात करते हैं। देखिए हम भारत में ब्रिटिश विदेश नीति देखिए अंग्रेजों की विदेश नीति ब्रिटिश समाजवाद के हितों के रक्षक थी, किंतु विदेश नीति का स्वरूप ऐसा था कि इसने समय समय पर पड़ोसी देशों के साथ विवादों को भी जन्म दिया। इन विवादों के कारण प्रथम संचार आधुनिक साधनों के प्रयोग ने भारत को राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से एक सूत्र में आबद्ध कर दिया। इसके साथ ही देश की रक्षा एवं अन्य कार्यों के निमित्त सरकार एवं प्रशासन की पहुंच देश के दूरदराज सीमावर्ती क्षेत्रों में आसान हो गए। इसके फल से सीमावर्ती क्षेत्रों में झड़पें होने लगी। द्वितीय ब्रिटिश सरकार के प्रमुख उद्देश्य यह था कि वह एशिया एवं अफ्रीका में पहला आपको अमूल्य भारतीय समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करे। दूसरा ब्रिटेन के वाणिज्यिक एवं आर्थिक हितों का विस्तार करता था। तीसरा ब्रिटेन के प्रतिद्वंदी एवं अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों से अपने उपनिवेश तथा अपने हितों की रक्षा करे तथा उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखे। अब इन उद्देश्यों के कारण ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासकों ने भारत के सीमा क्षेत्र से बाहर अपने अनेक विजय की तथा अपने समाज को विस्तार किया, किंतु इस क्रम में उनकी तत्कालीन अन्य साम्राज्यवादी ताकतों यथा रूस एवं फ्रांस से झड़पें भी हुई। देखिए जबकि इन सभी कार्यों में ब्रिटेन के स्वार्थ की पूर्ति हो रही थी। भारत के धन को अंधाधुंध तरीके से व्यय किया जा रहा था एवं भारतीयों का खून बह रहा था। भारत के विभिन्न पड़ोसियों के साथ ब्रिटिश संबंधों का संरक्षण भारत में ब्रिटिश विस्तार सुदृढ़ीकरण नामक अध्याय में किया गया। के प्रमुख विचार देखिए समस्त अनुभव हमें यह शिक्षा देता है कि सर चार्ल्स वुड ने 1866 तक भारत सचिव के रूप में कहा था। समस्त अनुभव हमें यह शिक्षा देता है कि जहाँ भी एक प्रभावी जाति एवं अन्य जाति पराज करती है तो सरकार का मूर्धतम स्वरूप भी निरंकुशता होता है। अनिल सिल की बात यहाँ देखिए मनोनयन प्रतिनिधित्व एवं चुनाव जैसी व्यवस्थाएं भारतीयों को समाजवादी शासन का अंत करने के सूचीबद्ध करने जैसी है। देखिए यहाँ पर मनोनयन प्रतिनिधित्व एवं चुनाव जैसी व्यवस्थाएं भारतीयों को समाजवादी शासन का अंत करने के सूचीबद्ध करने जैसी है।
देखिए यहाँ पर सूचीबद्ध करने जैसी है। देखिए उत्तर पश्चिम पंजाब, देखिए उत्तर पश्चिम पंजाब में हिंदुओं तथा मुसलमानों के मध्य मतभेद बढ़ने की खबरें सुनकर मुझे खेद हुआ, लेकिन दोनों के मध्य एकता होनी चाहिए या मतभेद एकता होनी चाहिए या मतभेद, यह तय करना अत्यंत कठिन है। वैसे यदि एकता होगी, देखो वैसे यदि एकता होगी तो यह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरनाक होगा, और यदि मतभेद होंगे तो अंग्रेजों को शासन करने में मुश्किल आएगी। किंतु देखिए आएगी, देखिए अब क्या, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे जैसी घटनाएं होंगी, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे जैसी घटनाएं होंगी। फिर भी यदि उपनिवेशवादी हितों के मद्देनजर सोचा जाए तो हिंदू और मुसलमानों के मध्य मतभेद होना ही अंग्रेजों के लिए अधिक लाभप्रद होगा। ये बात हैमिल्टन ने भारत से 1897 में कहा था। इसमें क्या हमसे कहा गया कि अब जवाहरलाल नेहरू कहा कि हमसे कहा गया कि अंग्रेज समाजवादी प्रजाति के हम पर शासन करना उनका इस पर अधिकार है। यदि हमने उनका विरोध किया तो वे अपनी समाजवादी प्रजाति के से जैसे गुणों को दिखाना प्रारंभ कर देंगे। अब यहाँ पे एफ जी हचिनसन, देखिए एफ जी हचिनसन, देखिए यहाँ पर अंग्रेजों को भारत रजवाड़े की आवश्यकता थी और रजवाड़ों को अंग्रेजों की, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में भारत को ना तो अंग्रेजों की जरूरत थी और ना ही रजवाड़ों की। अब देखिए यहाँ पर सारांश की बात की, प्रशासनिक नीतियाँ आपको देखिए प्रशासनिक की आपको बांटे में राजनीतिक नीति थी। शिक्षित भारतीयों के प्रति द्वेष था, प्रतिक्रियावादी समूह को राष्ट्रवादियों के विरुद्ध खड़ा करने का निर्णय था। सामाजिक सुधारों से समर्थन वापस लेने का निर्णय था। सामाजिक सेवाओं की अपेक्षा अपर्याप्त अधूरे मन से कुछ श्रमिक कानूनों का निर्माण था। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध था, रंगभेद की नीति थी। ब्रिटिश ब्रिटिश सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियाँ देखिए 1813 ईस्वी तक हस्तक्षेप की नीति। 1813 के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय कारण, औद्योगिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के कारण भारतीय समाज को परिवर्तित करने के कदम उठाए गए। प्रमुख विचारधाराएं रूढ़िवादी, संरक्षणवादी समाजवादी देखिए आप विदेश नीति क्या ब्रिटिश समाज की रक्षा था, उसके हितों का पक्षपोषण हेतु प्राकृतिक भौगोलिक की सीमाओं को लांघने का निर्णय। अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को दूर रखना। ब्रिटेन के आर्थिक व्यापारिक हितों को प्रोत्साहित करना। अब अध्याय 28 देखिए भारत में ब्रिटिश शासन का, देखिए भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। देखिए भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव की बात यहाँ पर की गई है, उसको देखिए यहाँ पर भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। देखिए यहाँ पर भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। भारत में प्रारंभिक आक्रमणकारी और ब्रिटिश साम्राज्यवाद में मुख्य अंतर यह था कि अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारंभिक आक्रमणकारी ने न ही भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन किया और न ही धन की निरंतर निकासी का सिद्धांत अपनाया। भारत में ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था उपनिवेशी अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गई तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी नीतियां एवं कार्यक्रम उपनिवेशी हितों के अनुरूप बनने लगे। देखिए आप हम फिर कहा अनूदीकरण भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास। अनूदीकरण या भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास। देखिए एक तरफा मुक्त व्यापार। देखिए आप 18 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार करने की छूट मिलने के फलस्वरूप भारतीय बाजार सस्ते एवं मशीन विद आयात से भर गया। दूसरी ओर भारतीय उत्पादों के यूरोपीय बाजारों में प्रवेश करना अत्यंत कठिन हो गया। 1820 के पश्चात तो यूरोपीय बाजार भारतीय उत्पादों के लगभग बंद ही हो गए। भारत में रेलवे के विकास में यूरोपीय उत्पादों को भारत के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत एक संपूर्ण यातक से संपूर्ण आयातक देश बन गया। आधुनिक औद्योगिकरण की दिशा में कोई प्रयास नहीं। भारत में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति हुई, बल्कि यह ह्रास अंग्रेजी मार्ग के भारतीय बाजारों में भर जाने से हुआ, क्योंकि भारतीय हस्तशिल्प अंग्रेजों के सस्ते मार्ग का मुकाबला नहीं कर सका। लेकिन इस अवधि में यूरोप के अन्य देशों के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग में भी गिरावट आई, पर इसका कारण वहाँ कारखानों का विकसित होना था। यह वह समय था जहाँ एक और भारतीय हस्तशिल्प उद्योग तेजी से पतन की ओर अग्रसर था और वह अपनी समाप्ति के कार पर पहुँच गया था। वहीं दूसरी ओर इस काल में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति तेजी से अपने पैर जमा रही थी तथा देश का तेजी से औद्योगिकरण हो रहा था। इस समय भारतीय शिल्पकार एवं दस्तकार पर्याप्त संरक्षण के अभाव में विषम परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा था। वहीं नए पाश्चात्य अनुप्रयोग तथा तकनीक ने उनके संकट को और गंभीर बना दिया। अब गाँव की ओर गमन और अनौधिकरण का एक और नकारात्मक प्रभाव था। भारत के अनेक शहरों का पतन तथा भारतीय शिल्पियों का गाँव की ओर पलायन। देखिए अंग्रेजों के शोषणकारी तथा भेदभावमूलक नीतियों के कारण बहुत से भारतीय दस्तकार अपने परंपरागत व्यवसाय को त्याग देता वे गाँव में जाकर खेती करने लगे। उदाहरणार्थ बंगाल में कंपनी शासन दौरान दस्तकारों एवं शिल्पकारों को बहुत कम दरों पर काम करने था अपने उत्पाद
उत्पाद अत्यंत कम मूल्यों पर बेचने हेतु विवश किया गया। इससे भूमि पर दबाव बढ़ा। अंग्रेज सरकार कृषि विरोधी नीतियों के कारण यह क्षेत्र पहले से ही संकटग्रस्त था और भूमि पर दबाव बढ़ने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। कृषकों की बढ़ती दरिद्रता की बात यहाँ ब्रिटिश सरकार की रुचि। देखिए यहाँ पर क्या कि कृषकों की बढ़ती दरिद्रता की बात है। ब्रिटिश सरकार की रुचि केवल लगान में वृद्धि करने तथा उसका अधिकाधिक हिस्सा प्राप्त करने में थी। इसी लालच की वजह से अंग्रेजों ने देश के कई हिस्सों में भूमि के अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी। इस व्यवस्था में सरकार की मांग तो स्थिर थी, किंतु लगान जो जमींदार किसान से लेता था वह परिवर्तनशील था। अतएव कालांतर में लगान की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई। लगान अदा न करने पर किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। इससे किसान भूमि पर अपने पुश्तैनी अधिकारों से हाथ धो बैठते थे। सरकार द्वारा जमीन की उर्वरता बढ़ाने के अत्यंत कम धन खर्च किया जाता है। जमींदार जिन्हें किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे तथा लगान में अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए किसानों को बेकार बलपूर्वक कार्य करने हेतु विवश करते थे। देखिए कृषि में अधिक धन लगाने हेतु सरकार की ओर से कृषकों को किसी तरह का प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाता था। कृषकों पर लगान का बोझ अधिक हो जाने पर सूदखोरों से ऋण लेने पर बाध हो जाते थे। सूदखोर जो अधिकांश गांव का अनाज व्यापारी होते थे और काफी उचित दरों पर किसानों को ऋण देते तथा ऋण चुकाने हेतु उन्हें अपने उत्पाद या अनाज निम्न दरों पर बेचने हेतु मजबूर करते थे। इन शक्तिशाली सूदखोरों के प्रशासन एवं न्यायालय से अच्छे संबंध होते थे, जिनका उपयोग वे अपने विरुद्ध होने वाले मुकदमों के लिए करते थे। इस प्रकार किसानों के ऊपर सरकार, जमींदार एवं सूदखोरों का तिहरा बोझ होता था। अकाल एवं अप्राकृतिक आपदाओं के समय कृषकों की समस्या और भी बढ़ जाती थी। अतः ब्रिटिश शासन की नीतियों से भारतीय कृषि पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। कृषकों की दरिद्रता अत्यंत बढ़ गई। आज यहाँ पुराने जमींदार की तबाही बिचौलियों का उदय देखिए। पुराने जमींदारों की तबाही बिचौलियों का उदय देखिए। वर्ष 1815 के अंत तक बंगाल की कुल भूमि का लगभग 50% से दूसरे हाथों में स्थानांतरित किया जा चुका था। इन नए हाथों में भूमि के जाने से जमींदारों के एक नए वर्ग का उदय हुआ था, नए भू संबंधों का विकास हुआ। जमींदारों की इस नए वर्ग के पास सीमित शक्तियां एवं अति अल्प संसाधन तथा भूमि पर कब्जे के कारण यह वर्ग अस्तित्व में आया था। लगान व्यवस्था में बिचौलियों के बढ़ने से प्रत्यक्ष जमींदारी का रूप हो गया था। किसानों का बोझ और ज्यादा बढ़ गया। भूमि की मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में वृद्धि हुई था। किसानों की क्रय शक्ति से और दूर होने लगी। जमींदारों और किसानों के मध्य कोई परंपरागत समझौता न होने से इन जमींदारों ने कृषि के विकास के लिए न किसी प्रकार का निवेश किया और न ही इस कार्य में कोई रुचि ली। इन जमींदारों का हित ब्रिटिश शासन चलते रहने में ही था और इसलिए इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया। अब कृषि की बिगड़ती दशा एवं गतिरोध देखिए। कृषकों के पास ना ही कृषि के साधन थे और ना ही कृषि में निवेश करने के लिए धन था। जमींदारों का गांव से कोई संबंध नहीं था। देखिए यहाँ पर जमींदारों का गांव से कोई संबंध नहीं था। सरकार द्वारा कृषि तकनीक एवं कृषि संबंधित शिक्षा देखिए यहाँ पर क्या जमींदारों का गांव से कोई संबंध नहीं था। सरकार द्वारा कृषि तकनीक एवं कृषि संबंधित शिक्षा पर व्यय किया जाने वाला धन अति अल्प था। इन सभी कारणों से भारतीय कृषि का धीरे धीरे पतन होने लगा तथा उसकी उत्पादकता बहुत कम हो गई। देखिए आकार एवं निर्धनता की बात हम करते हैं। देखिए आकार एवं निर्धनता की बात निरंतर आकारों का आना भारत के दैनंदिन जीवन के लिए आम बात बन गई। ये आकार देखिए यहाँ पे ये आकार न खाद्यान्न की कमी का आदि थे, अपितु ये भारत औपनिवेशिक बलों द्वारा शोषण के कारण उत्पन्न गरीबी का प्रत्यक्ष परिणाम थे। 1850 से 1900 के बीच लगभग 2.8 करोड़ लोग आकार में मारे गए। अब यहाँ पर आगे देखिए हम क्या कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण यहाँ पर आपको है। देखिए यहाँ पर जो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण देखिए 19वीं शताब्दी के उत्थान में भारतीय कृषि में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। यह था कृषि का वाणिज्यीकरण।
इस समय तक कृषि जीवन यापन एक मार्ग थी, ना कि व्यापारिक प्रयत्न थी। अब कृषि पर वाणिज्यिक प्रभाव आने लगा। अब कुछ विशेष फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए होने लगा, ना कि ग्रामीण उपयोग के लिए। मूंगफली, गन्ना, पटसन, कपास, तिलहन, तंबाकू, मसाला और फलों तथा सब्जियों जैसे वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि ये फसलें अन्य के स्थान पर अधिक लाभदायक सिद्ध होने लगी थी। संभवतः बगान उद्योगों यथा चाय, कॉफी, रबर, नील इत्यादि में तो कृषि का वाणिज्यीकरण अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इन बगान उद्योगों का स्वामित्व लगभग यूरोपियों के हाथों में था, इनके उत्पाद मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के उद्देश्य से ही तैयार किए जाते थे। वाणिज्यीकरण और विशेषीकरण की इस प्रक्रिया को कई कारणों ने प्रोत्साहित किया, जैसे मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार, रूढ़ि और परंपरा का संविदा। देखिए यहाँ पर क्या रूढ़ि और परंपरा के स्थान पर रूढ़ि और परंपरा के स्थान पर संविदा और प्रतियोगिता एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का अभ्युदय, देशी एवं विदेशी व्यापार में वृद्धि, रेलवे एवं सड़क संचार साधनों से राष्ट्रीय मंडी का विकास एवं अंग्रेजी पूंजी का आगमन से विदेशी व्यापार में वृद्धि इत्यादि। भारतीय कृषकों के लिए कृषि का वाणिज्यिकरण एक व्यवस्था थी। भूमि का अत्यधिक होने से उसे अदा कर पाने में वो असमर्थ था। फलतः उसे साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था, जिनकी ब्याज दरें काफ़ी अधिक होती थी। इस ब्याज को चुकाने के लिए उसे अपने उत्पाद को काफ़ी कम मूल्य पर बेचना पड़ता था। कई बार उसे अपने ही अनाज को साहूकार के यहाँ बेचकर आवश्यकता पड़ने पर दुगुने मूल्य पर खरीदना पड़ जाता था। कृषि का वाणिज्यिकरण होने से भारतीय कृषि मूल्यों पर विदेशी उतार चढ़ाव का प्रभाव भी पड़ने लगा था। उदाहरण 1860 के पश्चात कपास के मूल्यों में जो वृद्धि हुई, उससे बिचौलियों को काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ। जबकि बिचौलियों को काफ़ी लाभ प्राप्त हो उससे बिचौलियों को काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ। जबकि कृषकों का इसका कोई लाभ नहीं मिला। इसी प्रकार 1866 में जब मंदी आई, देखिए आप इसी प्रकार 1866 में जब मंदी आई तो इसकी भार किसानों पर पड़ी, जिसके फलस्वरूप आपको गाँव में किसान ऋण के बोझ में और दब गए। उनकी ज़मीनें नीलाम हो गई, उन्हें अकाल का सामना करना पड़ता था। दक्षिण भारत में व्यापक पैमाने पर किसान आंदोलन हुए। इस प्रकार कृषि के वाणिज्यिकरण से ना तो कृषकों को कोई लाभ हुआ और ना ही कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि हुई। फिर आपको आगे यहाँ देखिए क्या कि आधुनिक उद्योगों का विकास। यहाँ देखिए आधुनिक उद्योगों का विकास देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में बड़े पैमाने पर आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई, जिसके फलस्वरूप देश में मशीनी युग प्रारंभ हुआ। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल 1853 में कावसजी नाना भाई ने बम्बई में स्थापित की। इस प्रकार भारत की पहली जूट मिल 1855 में रिसरा बंगाल में स्थापित की गई। लेकिन इस समय तक अधिकांश आधुनिक उद्योगों का स्वामित्व एवं प्रबंधन विदेशियों के हाथों में ही था। भारत मुनाफे की व्यापक संभावनाएं, सस्ते श्रम की उपलब्धता, कच्चे एवं तैयार माल की उपलब्धता, भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बाजारों को उपलब्धता, पूंजी निवेश के अनुकूल दशाएं, नौकरशाही द्वारा उद्योगपतियों को समर्थन देने की दृढ़ इच्छाशक्ति तथा कुछ वस्तुओं जैसे चाय, जूट एवं मैंगनीज के आयात के लाभप्रद अवसरों के कारण भारत में तेजी से विदेशी पूंजी का प्रभाव हुआ। देखिए भारत में देशी स्वामित्व वाले मुख्य क्षेत्र थे। सूती वस्त्र एवं जूट मिले जो 19वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए, जबकि 20वीं शताब्दी में चीनी, सीमेंट इत्यादि क्षेत्रों में भारतीय स्वामित्व वाले उद्योग स्थापित किए गए। लेकिन इस अवधि में भारतीय स्वामित्व वाले उद्योगों के समक्ष अनेक समस्याएं थी, जैसे साख की समस्या सरकार द्वारा प्रशुल्क संरक्षण का अभाव,
विदेशी उद्योगों से देखिए विदेशी उद्योगों से असमान विदेशी उद्योगों से देखिए विदेशी उद्योगों से असमान प्रतिस्पर्धा था। ब्रिटिश उद्योगपतियों का दृढ़ विरोध देखिए जो कि वित्तीय एवं तकनीकी संरचना के क्षेत्र में अत्यधिक समृद्ध थे। देखिए उपनिवेशी कारकों ने कुछ रचनात्मक एवं संस्थात्मक परिवर्तन किए। भारत में औद्योगिकरण की इस प्रक्रिया में कुछ खास कुछ प्रमुख उद्योगों का तेजी से विकास हुआ। लेकिन देखिए लेकिन कुछ अन्य क्षेत्र उपेक्षित रह गए। इसी पर उद्योगों की स्थापना में भी देश के कुछ प्रमुख क्षेत्रों को ज़्यादा महत्व दिया गया, जबकि अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा की गई। इससे क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई। क्षेत्रीय असमानता का राष्ट्रीय अखंडता को देखिए यहाँ पर क्षेत्रीय असमानता का राष्ट्रीय अखंडता को धक्का लगा। तकनीकी शिक्षा को संरक्षण न दिए जाने के कारण उद्योगों को तकनीकी रूप से दक्ष मानव शक्ति का अभाव का सामना करना पड़ा। सामाजिक तौर पर एक औद्योगिक पूंजीवादी वर्ग था, एक श्रमिक वर्ग का अभ्युदय इस चरण की एक प्रमुख विशेषता थी। अब के राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग का उदय देखिए। भारतीय व्यापार में बैंकों तथा साहूकारों ने भारत में छोटे सहयोगी के रूप में अंग्रेजी व्यापारियों के वित्त से काफी धन कमाया था। अंग्रेजों की साम्राज्य शोषण की नीति में उनकी भूमिका ठीक बढ़ती थी। भारतीय साहूकार ऋण के बोझ से दबे किसानों को ऋण दिया और साहूकार और सरकार के देखिए अब क्या भारतीय साहूकार ने ऋण के बोझ से दबे किसानों को ऋण देता और सरकार के भू राजस्व संग्रहण में सहायता की। इसी प्रकार भारतीय व्यापारियों ने अंग्रेजी माल को भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाया तथा भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात के आंदोलन में मदद की। किंतु इस सामाजिक व्यवस्था से स्वस्थ और स्वतंत्र औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग के विकास में रुकावट आया था। इसका विकास जापान तथा जर्मनी जैसे स्वतंत्र देशों से भिन्न था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादी आलोचना देखिए। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादी आलोचना आप देखिए। देखिए 19वीं शताब्दी के पूर्वांध में बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का समर्थन किया, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज सरकार अत्याधुनिक तकनीक एवं पूंजीवादी आर्थिक संगठन उनका मानना था अंग्रेज सरकार अत्याधुनिक तकनीक एवं पूंजीवादी आर्थिक संगठन द्वारा देश का आधुनिकीकरण कर रही है। लेकिन 1860 के पश्चात भारतीयों में राजनीतिक चेतना का तेजी से प्रसार होता। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का वास्तविक स्वरूप उनके सम्मुख अनावृत होने लगा। देखिए भारत के कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने भी इसी समय साम्यवादी सरकार की आर्थिक शोषण की नीतियों को सार्वजनिक किया तथा लोगों के सामने स्पष्ट किया कि अंग्रेज सरकार एक सुविचारित योजना के तहत भारत को लूटने की प्रक्रिया में संलग्न है। लेकिन इन राष्ट्रवादी आर्थिक विश्लेषकों में दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का नाम सबसे प्रमुख थे। इस पत्र इन्होंने ही ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण किया था। अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। दादा भाई नौरोजी के अतिरिक्त जस्टिस महादेव गोविंद रानडे, रमेश चंद्र दत्त, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पृथ्वी चंद्र राय भी भारत के प्रमुख आर्थिक विश्लेषकों में से थे। इन राष्ट्रवादी आर्थिक विश्लेषकों ने अपने अध्ययनों से यह सिद्ध किया कि किस प्रकार अनाज एवं कच्चे माल के रूप में भारत का धन इंग्लैंड भेजा जाता है और फिर किस प्रकार वह विनिर्मित उत्पादों का रूप लेकर भारतीय बाजार पर कब्जा करता है। इसके अनुसार भारतीय धन इंग्लैंड पहुंचकर वापस भारत आता है पुनः उसे यहाँ पूंजी के रूप में लगा दिया जाता है। इस प्रकार देश के शोषण का दुष्चक्र बन चुका है। इन प्रारंभिक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्र में सरकार के इस अन्यायपूर्ण शोषण के विरुद्ध भारतीय बुद्धिजीवियों को संगठित करने का प्रयत्न किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था को उपनिवेशी दास्तान से विमुक्त करने की मांग
मांग की उठाई। इन्होंने सरकार से मांग की कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप भारतीय हितों के अनुरूप तय किया जाए, जिससे देश का समग्र एवं आधुनिक ढंग से विकास हो सके। इन राष्ट्रवादियों का मत था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र रूप से विकसित किया जाना चाहिए। अब देखिए आप आर्थिक विकास की बात, यहाँ देखिए आर्थिक विकास जो आपको उसको देखिए भारतीय, आपको देखिए आप आर्थिक विकास देखिए भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता को उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से जिसका प्रभाव इंग्लैंड की ओर हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, उसे आर्थिक विकास की संज्ञा दी गई। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में सर्वप्रथम आर्थिक निकास का अवधारणा प्रस्तुत की। आर्थिक निकास का प्रमुख तथ्य अंग्रेज प्रशासनिक एवं सैनिक अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, भारत और विदेशों के लिए विदेशों से लिए गए ऋण के ऋणों के ब्याज, नागरिक एवं सैन्य विभाग के लिए ब्रिटेन के भंडारों से खरीदी गई वस्तुएं, नौवहन कंपनियों को की गई अदायगी, विदेशी बैंकों तथा बीमा कंपनियों को दिया गया धन, गृह एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों का लाभांश। देखिए भारतीय धन के इंग्लैंड को निकास से देश में पूंजी का निर्माण एवं संग्रह नहीं हो सका, जबकि इसी धन से इंग्लैंड में औद्योगिक विकास के साधनता गति बहुत बढ़ गई। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को इस धन से जो लाभांश प्राप्त होता था उसे पुनः पूंजीक रूप में भारत में लगा दिया जाता था और इस प्रकार भारत का शोषण निरंतर बढ़ता जाता था। इस धन के निकास से भारत में रोजगार तथा आय की संभावना पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब के ब्रिटिश नीतियों में भारत को निर्धन बनाया। इन प्रारंभिक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के कारण भारत निर्धन से और निर्धन बनता जा रहा था। भारत की निर्धनता मानव निर्मित था, इसका स्पष्टीकरण करके इसे दूर किया जा सकता है। इस निर्धनता के कारण पूंजी का संचय निर्माण नहीं हो रहा है, लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न हो गया। इस प्रकार इन्होंने निर्धनता को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। इसे समाज के सभी वर्गों के लोगों को यह सोचने पर विवश होना पड़ा कि उनकी समस्त आर्थिक समस्या उपनिवेशी शासन की देन है। भारत के इन प्रारंभिक राष्ट्रवादी चिंतकों ने भारत के औद्योगिकरण और विकास का भी तुलनात्मक अध्ययन किया। तत्पश्चात उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का औद्योगिकरण भारतीय धन पर आधारित है, ना कि ब्रिटेन के धन पर। देखिए यहाँ पर जो कहा गया है कि इस निर्धनता के कारण पूंजी का संचय निर्माण नहीं हो रहा है, तो लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न हो गया। इस प्रकार इन्होंने निर्धनता को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। इसे समाज के सभी वर्ग के लोगों के सोचने पर विवश होना पड़ा कि उनकी समस्त आर्थिक समस्या उपनिवेशी शासन की देन है। भारत के प्रारंभिक राष्ट्रवादी चिंतकों ने भारत का औद्योगिकरण और विकास का भी तुलनात्मक अध्ययन किया। तत्पश्चात उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का औद्योगिकरण भारतीय धन पर ही आधारित है, ना कि ब्रिटेन के धन पर। इसकी व्याख्या करते उन्होंने बताया कि जो धन भारत से बाहर आ जाता है उसी धन को ब्रिटिश उद्योगपति पुनः यहाँ लगा देते हैं और उसी से मुनाफा कमाते। इस प्रकार भारत का जो तथाकथित औद्योगिकरण हो रहा है उसका भारतीय धन एवं संसाधन ही है, ना कि विदेशी धन। इस प्रक्रिया में भारत का धन निरंतर इंग्लैंड की ओर प्रवाहित हो रहा है, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंग्लैंड की पकड़ दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। इन आलोचकों के अनुसार भारत में विदेशी पूंजी निवेश के प्रभाव अत्यंत घातक हैं, क्योंकि इससे राजनीतिक वशीकरण तथा विदेशी निवेशकों के हितों का पक्ष पोषण होता है तथा भारत में विदेशी शासक निरंतरता को गति मिलती है। देखिए व्यापार और रेल की प्रगति ने ब्रिटेन को लाभ पहुंचाया। देखिए इन राष्ट्रवादी आलोचकों ने ब्रिटिश सरकार के इस वक्तव्य का तर्कपूर्ण खंडन किया कि भारत में विदेशी व्यापार के विकास एवं रेलवे की स्थापना से देश की प्रगति हुई। उन्होंने तर्क दिया कि भारत का विदेशी व्यापार देश के बिल्कुल प्रतिकूल है। इससे देखिए यहाँ पर इस व्यापार ने भारत को कृषिगत वस्तु एवं कच्चे माल का निर्यातक तथा तैयार माल का आयातक बना दिया। देखिए यहाँ पर इन आलोचकों ने तर्क दिया कि अंग्रेजों ने रेलवे का विकास अपने वाणिज्यिक हितों को पूरा करने के उद्देश्य से किया है, ना कि भारत को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के। रेलवे के विकास से भारत के
रेलवे के विकास से भारत की औद्योगिक आवश्यकताओं में समन्वय भी नहीं हो पा रहा है। अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास का उद्देश्य भारत के दूर-दराज के क्षेत्रों से कच्चे माल का दोहन एवं विनिर्मित सामान को उन क्षेत्रों में पहुँचाने की अभिलाषा है। इससे भी अधिक इस्पात उद्योग को बढ़ाने एवं मशीनीकरण करने का कार्य उपनिवेशी हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। क्या है देखिए जीवी जोशी ने तर्क दिया रेलवे के विकास को ब्रिटेन के उद्योगों द्वारा भारत को दिए गए अनुदान के रूप में देखा जाना चाहिए। एक मार्गी मुक्त व्यापार और प्रसुख नीति देखें। एक मार्गी मुक्त व्यापार और प्रसुख नीति हम देखें क्या कि राष्ट्रवादी आलोचकों ने अंग्रेजों पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा अपनाई गई एक मार्गी व्यापार नीतियाँ भारत का सिर्फ उद्योग का सर्वनाश कर तथा इसके इससे अपरिपक्व असामान्य भेदभावपूर्ण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो रही है। वित्तीय क्षेत्र में दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि कर के अत्यधिक बोझ से गरीब दबा हुआ है। अतः ब्रिटिश पूंजीपति नौकरशाह मालामाल हो रहा है। उन्होंने भू राजस्व में कमी करने, नमक कर उन्मूलन करने, उच्च मध्यम वर्गीय लोगों पर आयकर लगाने तथा इस वर्ग द्वारा उपभोग की जा रही वस्तु पर उत्पाद कर आरोपित करने की मांग सरकार से की। इन आलोचकों ने तर्क दिया कि सरकारी व्यय का उद्देश्य उपनिवेशी हितों की पूर्ति करना है, जबकि विकास एवं कल्याण जैसे मुद्दे उपेक्षित कर दिए गए हैं। आर्थिक निकास के प्रभाव देखें यहाँ पर। इन विद्वानों विदेशी पूंजी के दुरुपयोग और कम उपयोग की ओर संकेत किया और यह स्पष्ट किया कि उपनिवेशी शासन जानबूझकर देश को कम विकास की ओर ले जा रहा है। राष्ट्रवादी अनुमानों के अनुसार उस समय देश से आर्थिक निकास निम्नानुसार था। देखिए कि देश के कुल देखें यहाँ पर क्या है कि देश के कुल भू राजस्व से अधिक या कुल सरकारी राजस्व का आधा या कुल बचत या कुछ बचत का एक तिहाई वर्तमान समय के अनुसार यह कुल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 8% था। निकास का देखिए यहाँ पर क्या निकास का सिद्धांत जिसके अनुसार एक देश दूसरे देश का धन अपने यहाँ ले जाता है। एक कृषि प्रधान देश के अत्यंत कष्टकारी है, क्योंकि ऐसे देश में कृषक के लिए यह उसके रोज के अनुभव की विषय वस्तु बन जाती है। आर्थिक मामलों ने राष्ट्रीय असंतोष को उग्र बनाया। ठीक है, ये आर्थिक मामलों ने आपको राष्ट्रीय असंतोष को उग्र बनाया। इन राष्ट्रवादी विद्वानों द्वारा आर्थिक निकास का सिद्धांत प्रस्तुत करने से देश के समक्ष साम्राज्यवादी शासकों की वास्तविक मंशा उजागर हो गया था। इस धारणा का खोखलापन सार्वजनिक हो गया कि विदेशी शासन भारत के हित में है। इस प्रकार देखिए यहाँ पर इस मिथक की नैतिक अवधारणा का पर्दाफाश हो गया। इस सिद्धांत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत निर्धन है क्योंकि वो उपनिवेशी हितों के अनुरूप शासित किया जा रहा है। इन विद्वानों का यह आंदोलन अंग्रेजी शासन को एक प्रकार की चुनौती था। राष्ट्रीय आंदोलन उदारवादी का 1885-1905। देखिए देश के कुल भू राजस्व से अधिक या कुल सरकारी राजस्व का आधा या कुल बचत का एक तिहाई कुछ बचत का एक तिहाई वर्तमान समय के अनुसार यह कुल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 8%। निकास का सिद्धांत जिसके अनुसार एक देश दूसरे देश का धन अपने यहाँ ले जाता है कि एक कृषि प्रधान देश के लिए अत्यंत कष्टकारी है, क्योंकि ऐसे देश में कृषक के लिए यह उसके रोज के अनुभव की विषय वस्तु बन जाती है। देखिए आर्थिक मामलों ने राष्ट्रीय असंतोष को आर्थिक मामलों ने राष्ट्रीय असंतोष को उग्र बनाया। इसमें आपको यहाँ पर देखिए आपको है क्या कि आर्थिक मामलों ने राष्ट्रीय असंतोष को उग्र बनाया। इन राष्ट्रवादी विद्वानों द्वारा आर्थिक निकास का सिद्धांत प्रस्तुत करने से देश के समक्ष साम्राज्यवादी शासकों की वास्तविक मंशा उजागर हो गया था। इस धारणा का खोखलापन सार्वजनिक हो गया कि विदेशी शासन भारत के हित में। इस प्रकार देखिए यहाँ पर क्या इस प्रकार इस मिथक नीति अवधारणा का पर्दाफाश हो गया। इस सिद्धांत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत निर्धन है क्योंकि वह उपनिवेशी हितों का अनुरूप शासित किया जा रहा है। लेकिन इन विद्वानों का आंदोलन अंग्रेजी शासन की एक प्रकार की चुनौती था। राष्ट्रीय आंदोलन उदारवादी का 1885 से 1905 में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार था। यह काल राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का शैशव काल था। 19वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रवादियों ने यह मांग प्रारंभ कर दी कि
उन्हें राजनीतिक शक्तियों में हिस्सेदारी तथा कुछ अन्य अधिकार दिए जाए। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में उन्होंने इंग्लैंड या अन्य राष्ट्रों तक स्वशासन की मांग कर दी। इन राष्ट्रवादियों में दादा भाई नौरोजी अग्रगण्य थे। अब प्रमुख विचार की बात है, कंपनी के पदाधिकारी भारतीय बुनकरों से जो ध्रुवता बरतते हैं वह सोच से भी परे हैं। देखिए ये बात विलियम बोल्ट्स ने कहा था। देखो, कंपनी के पदाधिकारी भारतीय बुनकरों से जो ध्रुवता बरतते हैं वह सोच से भी परे हैं। विलियम बोल्ट्स की बात की भारत की अवस्था, देखिए यहाँ पर भारत की अवस्था बहुत बुरी है। उसकी अवस्था एक स्वामी एवं दास जैसी नहीं, अपितु उससे भी गिरी हुई है। यह एक ऐसे लूटे हुए राष्ट्र की अवस्था है जहाँ लुटेरा सांप लूट रहा है और फिर सांप बेच कर निकल जाता है। ये बात दादा भाई नौरोजी ने कहा था। आत्मा और बुद्धि का चातुर्य जो प्रकृति सभी देशों को देती है, भारत का एक खोया हुआ कोष है। इसी प्रशासन की आधुनिक प्रणाली का दिन भारतीय जाति का तीन रूपों में ह्रास हो रही बात दादा भाई नौरोजी ने कहा था। फिर आपको आगे एक यहाँ विलियम बेंटिंक ने कहा था, इस दुर्दशा के, देखिए यहाँ पर क्या, इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में कोई दूसरा जोड़ नहीं है। भारतीय बुनकरों की भारतीय बुनकरों, देखिए यहाँ पर क्या, भारतीय बुनकरों की हड्डियाँ भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी। ये बात विलियम बेंटिंक ने कहा था। मांटगोमरी मार्टिन ने जो प्रसिद्ध इतिहासकार है उसने कहा था, सूरत, मुर्शिदाबाद, ढाका और अन्य स्थानों जहाँ भारतीय शिल्पकार रहते थे की बर्बादी और सर्वनाश इतना अधिक दर्दनाक तथ्य है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं इससे व्यापार कर न्यायपूर्ण तरीका नहीं मानता। मेरे विचार में निर्बल पर सबर का बल प्रयोग है। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारी करों के दुष्परिणाम के संबंध में कहा था, सारा बंगाल एक जंगल में, देखिए सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनचर ही रहते हैं। देखिए दादा भाई नौरोजी ने कहा फिर से कि यह आर्थिक नियमों का निर्दयतापूर्ण अभियान नहीं, अपितु यह ब्रिटिश नीतियों की विवेक रहित एवं निर्दयतापूर्ण कार्रवाई है। यह भारतीय संसाधनों का भारत में ही निर्दयतापूर्ण भक्षण है और आगे यह भारतीय धन का इंग्लैंड को निर्दयतापूर्ण निकास है। यह भारतीयों की, देखिए यहाँ पर यह भारतीयों की निर्दयतापूर्ण हत्या है। यह भारत के सर्वनाश की तैयारी है। भारत के सर्वनाश की तैयारी। देखिए आरसी दत्त की बात यहाँ पर की गई है। भारत से इंग्लैंड को धन का निकास एक भारतीय कवि को उपमा के समान था, जिसमें देखिए यहाँ पर क्या, जिसमें एक राजा का अपनी प्रजा से अधिक धन ग्रहण करना सूरज और पृथ्वी से उस पानी को प्राप्त करने के समान होता है जो वर्षा के रूप में उसे पुनः भूमि को दे देता है। परंतु यहाँ तो सूरज पानी भारत से ग्रहण करता है और वर्षा इंग्लैंड में करता है। ये बात आज तक ने कहा था। लेकिन जॉन सुलिवन जो प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बर्दाश्त के थे, हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा किनारों के से प्रत्येक अच्छी वस्तु सोख लेती है, उसे फिर टेम्स के किनारे निचोड़ देती है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। जवाहरलाल नेहरू का भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि DH बुकानी ने क्या कहता है, अलग थलग रहने वाले आत्मनिर्भर गाँव के कवच को इस्पात की रेल ने भेद दिया था। उनकी प्राण शक्ति को छीन लिया। फिर यहाँ के लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि रेलवे की स्थापना से भारत को सामाजिक और व्यावसायिक लाभ होंगे जिनकी गणना नहीं की जा सकती। इंग्लैंड में रुई की मांग निरंतर वृद्धि हो रही। इसे दूर के खेतों से बंदरगाह तक ले जाने के समुचित साधन उपलब्ध हो तो पर्याप्त मात्रा में अच्छे किस्म की रुई प्राप्त की जा सकती है। भारत के दूरस्थ बाजारों में भी ब्रिटिश माल की मांग बढ़ रही है। ये बात लॉर्ड डलहौजी ने कहा, क्योंकि इसका सारांश शब्द की समरी यहाँ पे जो कहा गया, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभाव देखे और अनवधिक भारतीय हस्तशिल्प का हाल देखे, कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता देखे, पुराने जमींदारों की तबाही, नई जमींदारी व्यवस्था को देखे, कृषि में स्थिरता में बर्बादी देखिए, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण देखिए, आधुनिक उद्योगों का विकास देखिए, राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग का उदय देखिए, फिर आर्थिक विकास देखिए, आकार एवं गरीबी देखिए, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादी दृष्टिकोण देखिए, औपनिवेशिक शोषण
औपनिवेशिक शोषण कारण देखिए औपनिवेशिक शोषण कारण ही भारत दिनों दिन निर्धन होता जा रहा है। गरीबों के देखिए गरीबी की समस्या देखिए गरीबी की समस्या एवं निर्धनता गरीबी की समस्या एवं निर्धनता में वृद्धि हुई। औद्योगिकरण देखिए आप औद्योगिकरण का विदेशी हितों के अनुरूप होना इसे भारतीय हितों के अनुरूप होना चाहिए। ब्रिटिश शासन में पारित आधारभूत विकास व्यय की नीतियाँ समाजवादी हितों के अनुरूप है। देखिए भारतीय शोषण को रोकने एवं भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को भारतीय शोषण को रोकने एवं भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को विकसित करने की मांग। रेलवे का विकास अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक लाभ के लिए किया है, ना कि भारत के विकास के लिए। अब अध्याय 29 देखिए भारत ने प्रेस का विकास देखिए अध्याय 29 यहाँ पर भारत ने प्रेस का विकास देखिए। देखिए हम भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स आगस्टस हिकी ने 1780 में प्रकाशित किया। भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स आगस्टस हिकी ने 1780 में प्रकाशित किया, जिसका नाम था द बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। किंतु सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाने के कारण 1782 में इसका मुद्रालय जब्त कर लिया गया। तदनंतर कई और समाचार पत्र जर्नलों का प्रकाशन प्रारंभ किया गया, यथा द बंगाल जनरल, कलकत्ता क्रॉनिकल, मद्रास क्विज, बम्बई हेराल्ड इत्यादि। अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारी इस बात से भयभीत थे कि यदि ये समाचार पत्र लंदन पहुंच गए तो उनके कार्य कारनामों का भंडार पूरा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रेस के प्रति दमन की नीति अपनाने का निश्चय किया। अब देखिए प्रारंभिक विनियमन की बात यहाँ देखिए प्रारंभिक विनियम या समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम 1799 देखिए यहाँ पर क्या। फ्रांसीसी देखिए कि फ्रांसीसी आक्रमण के भय से लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे लागू किया था सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया। इस अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों के आवश्यक कर देखिए यहाँ पर क्या आवश्यक कर दिया गया कि वो अपनी स्वामी संपादक और मुद्रक का नाम स्पष्ट रूप से समाचार पत्र में अंकित करे। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों को प्रकाशन के पूर्व सरकार के सचिव के पास प्रक्षेपण प्री सेंसरशिप के लिए समाचार पत्रों को भेजना अनिवार्य बना दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग उदारवादी और प्रगतिशील रवैये के कारण इन नियमों में ढील दे दी कि 1818 में समाचार पत्रों का पूर्व 1898 को समाचार पत्रों का पूर्व प्रक्षेपण बंद कर दिया गया। अब हम देखिए क्या अनुगप्ति देखिए यहाँ पर क्या अनुगप्ति हम क्या अनुगप्ति यहाँ पर क्या अनुगप्ति नियम 1823 देखिए अनुज्ञप्ति नियम 1823 यहाँ पर देखिए उसमें क्या गया प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल लॉर्ड एडम्स ने 1827 में इन नियमों को आरोपित किया। इस नियम के अनुसार बिना अनुज्ञप्ति लिए प्रेस की स्थापना या उसका उपयोग दंडनीय अपराध माना गया। ये नियमों के तहत समाचार पत्रों के विरुद्ध आरोपित किए गए थे जो या तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे या जिनके स्वामी भारतीय थे। इस नियम द्वारा को राजा राम मोहन राय की पत्रिका मिरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। अब के प्रेस अधिनियम या मेटकॉप अधिनियम 1835 देखिए कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉप ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया तथा 1827 के कुत्सित अनुज्ञप्ति विनियमों को रद्द कर दिया। इस प्रयास के कारण आपको मेटकॉप को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई। 1835 की इस नए प्रेस अधिनियम के अनुसार प्रकाशक या मुद्रक को केवल प्रकाशन का स्थान की निश्चित सूचना ही सरकार को देनी थी और वह आसानी से अपना कार्य कर सकता था। यह काम 1856 तक चलता रहा था। इस अवधि में देश में समाचार पत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 देखिए आप 1857 की विध्वंस उत्पन्न हुई आपातकालीन स्थिति से निपटने के 1857 के अनुज्ञप्ति अधिनियम से अनुज्ञप्ति व्यवस्था पुनः लागू कर दी। इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत बिना अनुज्ञप्ति के मुद्रालय रखना और उनका प्रयोग करना अवैध घोषित कर दिया गया। सरकार को अधिकार दे दिया गया कि वह किसी समाचार पत्र को किसी समय अनुज्ञप्ति दे सकती थी या उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकती थी। यदि देखिए आप अधिनियम द्वारा सरकार को यह अधिकार भी दिया गया कि वह समाचार पत्र के साथ ही किसी पुस्तक, पत्रिका, जर्नल या अन्य प्रकाशित सामग्री पर प्रतिबंध
प्रतिबंध लगा सकती थी। यद्यपि यह एक संकटकालीन अधिनियम था इसकी अवधि केवल 1 वर्ष थी। पंजीकरण अधिनियम देखिए 1867 देखिए पंजीकरण अधिनियम 1867 देखिए इस अधिनियम द्वारा मेटकॉफ के अधिनियम को परिवर्तित कर दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस एवं समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना नहीं अपितु उन्हें निर्यामत करना था। अब ये आवश्यक बना दिया कि किसी भी मुद्रित सामग्री पर मुद्रक प्रकाशक तथा मुद्रण स्थान के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रकाशन के 1 माह के अंदर पुस्तक की एक निःशुल्क प्रति स्थानीय सरकार को देना आवश्यक था। और फिर देखिए आप आगे यहाँ पर आपको है देखिए प्रेस की देखिए क्या प्रेस की स्वतंत्रता को बचाने के प्रारंभिक राष्ट्रवाद द्वारा किए गए प्रयास देखिए यहाँ पर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा का मुद्दा जिनमें प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा सबसे प्रमुख था। राष्ट्रवादी घोषणा पत्र में सबसे प्रमुख स्थान बनाए हुए था। 1824 में राजा राम मोहन राय ने उस अधिनियम की तीखी आलोचना की जिसके द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1817 तक 1918 के मध्य राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक चरण कुछ प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित रहा। इन मुद्दों में भारतीयों को राजनीतिक मूल्यों को अवगत कराना, उनके मध्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, राष्ट्रवादी विचारधारा के निर्माण एवं प्रसार, जनमानस को प्रभावित करना था। उसमें उपनिवेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत करना, जन प्रदर्शन या भारतीय को जुझारू राष्ट्रवादी कार्य प्रणाली से अवगत कराना एवं उन्हें उस ओर मोड़ना प्रमुख था। हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रेस राष्ट्रवादियों का सबसे उपयुक्त औजार साबित हुआ। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपने प्रारंभिक दिनों से प्रेस को पूर्ण महत्व प्रदान किया था। अपनी नीतियों में बैठकों में पारित किए गए प्रस्तावों को भारतीय तक पहुँचाने में इसका सहारा लिया। इन वर्षों में कई निर्भीक एवं प्रसिद्ध पत्रकारों के संरक्षण में अनेक नए समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इन समाचार पत्रों में प्रमुख थे हिंदू एवं स्वदेश मित्र जो सुब्रमण्यम अय्यर के सेक्शन में, द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के सेक्शन में, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के सेक्शन में, अमृत बाजार पत्रिका सुशील कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष के सेक्शन में, इंडियन मिरर देखिए आप एन सेन के सेक्शन में, केसरी मराठी एवं मराठा अंग्रेजी में, बाल गंगाधर तिलक के सेक्शन में सुधारक गोपाल गणेश अगरकर के सेक्शन में था। हिंदुस्तान एवं एडवोकेट जीपी वर्मा के सेक्शन में। इस समय के अन्य प्रमुख समाचार पत्रों में ट्रिब्यून एवं अखबार ए एम पंजाब में, गुजराती हिंदू प्रकाश ध्यान प्रकाश एवं काल बम्बई में तथा सोम प्रकाश बंग निवासी एवं साधारणी बंगाल उल्लेखनीय थे। इन समाचार पत्रों के प्रकाशन का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय देखिए अब इन समाचार पत्रों के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य आपको राष्ट्रीय नागरिक सेवा की भावना थी, ना कि धन कमाना या व्यवसाय स्थापित करना। इनकी प्रचार संख्या काफ़ी अधिक थी तथा इन्होंने पाठकों के मध्य व्यापक प्रभाव स्थापित कर लिया था। शीघ्र ही आपको वाचना और लाइब्रेरी में इन समाचार पत्रों की विशेष छवि बन गई। इन समाचार पत्रों की पहुँच एवं प्रभाव सिर्फ शहरों एवं कस्बों तक ही नहीं था, अपितु ये देश के दूर के गांवों तक पहुंचते थे, जहां पूरा का पूरा गांव स्थानीय वासनाओं या लाइब्रेरी में इकट्ठा होकर इन समाचार पत्रों पर प्रकाशित खबरों को पढ़ता था एवं उस पर चर्चा करता था। इन परिप्रेक्ष्य में देखिए क्या इस परिप्रेक्ष्य में इन वासनाओं में इन समाचार पत्रों में न केवल भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया अपितु उन्हें राजनीतिक भागीदारी हेतु भी प्रोत्साहित एवं विकसित किया। इन समाचार पत्रों में सरकार की भेदभावपूर्ण एवं दमनकारी नीतियों की खुलकर आलोचना की जाती थी। वास्तव में समाचार पत्रों ने सरकार के सम्मुख विपक्ष की भूमिका निभाई। देखिए अब इस परिप्रेक्ष्य में इन वाचनालयों में इन समाचार पत्रों ने न केवल भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया अपितु उन्हें राजनीतिक भागीदारी हेतु भी प्रोत्साहित एवं विकसित किया।
अब देखिए इन समाचार पत्रों में सरकार की भेदभावपूर्ण इन समाचार पत्रों में सरकार की हम देखिए इन समाचार पत्रों में सरकार की भेदभावपूर्ण दमनकारी नीतियों की खुलकर आलोचना की जाती थी। वास्तव में इन समाचार पत्रों ने सरकार के सम्मुख विपक्ष की भूमिका निभाई। सरकार ने देखिए यहाँ पर क्या सरकार ने प्रेस के दमन के लिए विभिन्न कानूनों का सहारा लिया। उदाहरणार्थ भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड की धारा 124(1) के द्वारा सरकार को 124(1) द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को जो भारतीय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोगों में असंतोष उत्पन्न कर रहा हो या उन्हें सरकार के विरुद्ध भड़का रहा हो उसे गिरफ्तार कर सरकार 3 वर्ष के कारावास में डाल सकती है या देश से निर्वासित कर सकती है। लेकिन निर्भीक राष्ट्रवादी पत्रकार सरकार के इन प्रयासों से लेस मात्र भयभीत नहीं हुए तब उपनिवेशी शासन के विरुद्ध उन्होंने अपना अभियान जारी रखा। सरकार ने समाचार पत्रों को सरकारी नीतियों के पक्ष में लिखने को हेतु प्रोत्साहित किया था, उन्हें लालच दिया, जबकि वे समाचार पत्र जो सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों की भर्त्सना करते थे उनके प्रति सरकार ने शत्रुतापूर्ण नीति अपनाई। इन परिस्थितियों में राष्ट्रवादी पत्रकारों के सम्मुख यह एक चुनौती भरा कार्य था कि वे उपनिवेशी शासन के प्रयासों एवं षड्यंत्रों को सार्वजनिक करे तथा भारतीय को वास्तविकता से अवगत कराए। इन परिस्थितियों में पत्रकारों में स्पष्टवादिता, निष्पक्षता, निर्भीकता एवं विद्वता जैसे गुणों का होना अपर्याय था। राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ से प्रेस की स्वतंत्रता का पक्षधर था। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में उसकी प्रतिक्रियावादी नीतियों आकार 1877 प्रेतों के प्रति उसके अमानवीय रवैये के कारण भारतीय समाचार पत्र सरकार के घोर आलोचक बन गए। फतह सरकार ने 1878 में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय प्रेस को कुचल देने का प्रयास किया। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 बोलिए या आप ये बोल सकते कि देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 और जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। देखिए आप 1857 की महान क्रांति एक प्रमुख परिणाम था। शासक और शासितों के बीच संबंधों में कटुता। 1858 के पश्चात यूरोपीय प्रेस ने सरकार की नीतियों का समर्थन किया था, विवादास्पद मामलों सरकारी पक्ष का साथ दिया। किंतु देसी भाषाओं के प्रेस सरकारी नीतियों के तीव्र आलोचक थे। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण भारत में सरकार के विरुद्ध तीव्र असंतोष था। 1877 में 1876 और 1877 में भीषण अकाल से एक और जहां लाखों लोग मौत के मुंह से समा गए, वहीं दूसरी ओर जनवरी 1877 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इन सभी कारणों से भारतीयों में उपनिवेशी शासन के विरुद्ध घृणा की भावना निरंतर बढ़ रही थी। दूसरी ओर लॉर्ड लिटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीयों में इस असंतोष के कारण मैकारे एवं मैटकॉफ की गलत नीतियाँ थी। फलतः उसने भारतीयों की भावनाओं को दबाने का निर्णय लिया। 1878 के देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बनाने का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना था। राजद्रोही लेखों को दबाना एवं ऐसे प्रयास के लिए समाचार पत्रों को दंडित करना था। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार थे। क्या जिला दंड नायक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया कि ये स्थानीय सरकार की आज्ञा जिला दंड नायक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधिकार 1878 के देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बनाने का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना था। राजद्रोही लेखों को दबाना एवं ऐसे प्रयास के समाचार पत्रों को दंडित करना था। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार थे। अपराध के जिला दंड नायक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया कि वे स्थानीय सरकार की आज्ञा से किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशक या मुद्रक को बुलाकर बंधन पत्र बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए कर सकते थे। इस बंधन पत्र में प्रावधान था कि ये प्रकाशक या मुद्रक ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे सरकार के विरुद्ध असंतोष भड़के अथवा सामग्री की प्रजा के विभिन्न जाति, धर्म और वर्ण के लोगों के बीच आपसी वैमनस्य बढ़े।
देखिए यहाँ पर दूसरा देखिए दंडनायक का निर्णय अंतिम होगा था, उसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील की अनुमति नहीं होगी। देसी भाषा देखिए भाषा का कोई समाचार पत्र यदि इस अधिनियम की कार्रवाई से बचना चाहे तो उसे देखिए तो उसे पहले से अपने पत्र की एक प्रमाण प्रति पूर्व कॉपी सरकारी प्रतिष्ठान को देनी होगी। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाले अधिनियम की संज्ञा दी गई। इस अधिनियम को देखिए इस अधिनियम को मुंह बंद करने का इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाले अधिनियम की संज्ञा दी गई। इस अधिनियम का सबसे घृणित पक्ष देखिए यहाँ पर इस अधिनियम का सबसे घृणित पक्ष यह था कि पहला इसके द्वारा अंग्रेजी एवं देसी भाषा के समाचार पत्रों के मध्य भेदभाव किया गया था। एवं दूसरा इसमें अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत भारत मीर, सोम प्रकाश, सहचर, ढाका प्रकाश तथा अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। संयोगवश इस अधिनियम की कार्रवाई से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई। देखिए यहाँ पर क्या कालांतर में सितंबर 1878 से पूर्व प्रतिक्षण प्री सेंसरशिप की धारा हटा दी गई था। उसके स्थान पर प्रेस आयुक्त की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य समाचार पत्रों को विश्वसनीय एवं सही जानकारी उपलब्ध कराना था। देखिए इस अधिनियम के विरुद्ध सारे देश में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गई था। अंततः 1882 में उदारवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन इसे रद्द कर दिया। 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार बने जिन्हें कारावास सजा दी गई। श्री बनर्जी ने द बंगाली का आलोचनात्मक संपादकीय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर एक निर्णय में बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था, उसकी निंदा की। फिर आगे यहाँ पर कहा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे राष्ट्रवादी प्रयासों में बाल गंगाधर तिलक की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। तिलक 1893 में गणपति उत्सव एवं 1896 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ करके लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने पत्रों मराठा एवं केसरी के द्वारा भी अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया। देखिए अपने केसरी द्वारा भी अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया। वे प्रथम कांग्रेसी थे जिन्होंने समाज के मध्यम वर्गीय लोगों, किसानों, शिल्पकारों, दस्तकारों, कारीगरों तथा मजदूरों को कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास किया। 1896 में कपास पर उत्पाद शुल्क आरोपित करने के विरोध में उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का अभियान चलाया। 1897 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न अदा के अभियान चलाया था। किसानों से आग्रह किया कि फसल बर्बाद हो जाने की स्थिति में वे सरकार को लगान अदा न करें। 1897 में पुणे में भयंकर प्लेग फैला। यद्यपि तिलक प्लेग से निपटने के सरकारी प्रयासों के समर्थक थे, किंतु इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का लोगों ने तीव्र विरोध किया। इसी संबंध में पुणे में प्लेग समिति के अध्यक्ष की चापेकर बंधुओं ने गोली मारकर हत्या कर दी। सरकार के आकार मुद्रा एवं कर नीतियों ने भी लोगों में तीव्र असंतोष को जन्म दिया। सरकार लोगों में उभरती विद्रोही भावनाओं तथा भारतीय प्रेस के सरकार विरोधी रवैये से अत्यंत क्षुब्ध तथा इनके दमन के उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। अतः सरकार ने जनता के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तिलक को अपराधी घोषित करने का निश्चय किया। तत्पश्चात देखिए यहाँ पर क्या कि तत्पश्चात तिलक द्वारा केसरी में शिवाजी की महिमा गुणगान करने की एक कविता लिखने था। शिवाजी महोत्सव के समय तिलक द्वारा एक भाषण में शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या को सही ठहराने के आधार पर सरकार ने रैंड की हत्या के पश्चात तिलक को गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि वे शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या की घटना को भारत तथा ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की घटना के रूप में चित्रित कर रहे थे। तिलक को इस अपराध का दोषी ठहरा कर उन्हें 18 माह के सक्षम कारावास सजा दी गई। इसके पश्चात बम्बई प्रेसिडेंसी के कई अन्य संपादकों को भी विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें कठोर सजाएं दी गई। सरकार की इन कायरतापूर्ण कार्रवाइयों की पूरे देश में निंदा की
की गई। देखिए गिरफ्तारी के पश्चात बाल गंगाधर तिलक रातों रात राष्ट्रीय नायक बन गए था। उन्हें लोकमान्य लोगों द्वारा आपको आदरणीय एवं सम्मानीय उपाधि से विभूषित किया गया। पूरे देश में तिलक की प्रसिद्धि फैल गई। देखिए यहाँ पर 1898 देखिए यहाँ पर 1898 में एक अधिनियम द्वारा दंड संहिता की धारा 124A को पुनः स्थापित और विस्तृत किया गया और उसमें एक नई धारा 153A जोड़ दी। इस धारा में यह प्रावधान था कि किसी व्यक्ति द्वारा भारत सरकार की अवमानना करने या लोगों को राज्य के विरुद्ध कार्य करने की प्रेरणा देने या समाज के विभिन्न वर्गों के बीच घृणा फैलाने की कार्रवाई को दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस नियम के विरुद्ध भी पूरे राष्ट्र व्यापक प्रदर्शन किए गए। देखिए स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद उदय के समय भी भारतीयों पर अनेक दमनकारी कानून आरोपित किए गए थे। अब के समाचार पद अधिनियम 1908 देखिए द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 देखिए द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 का उद्देश्य उग्रवादी राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। अधिनियम द्वारा दंडनायकों को दंडनायकों के अधिकार दिया गया कि वे किसी ऐसे समाचार पत्र की संपत्ति एवं मुद्रालय को जब्त कर सकते हैं जिसमें प्रकाशित सामग्री से लोगों को हिंसा करने या हत्या करने की प्रेरणा मिलती हो। अब की भारतीय समाचार पत्र यहाँ देखिए भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 द इंडियन प्रेस एक्ट 1910 द्वारा लॉर्ड रिटर्न के 1878 अधिनियम के सभी घिनौने प्रावधानों को पुनर्जीवित कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार स्थानीय सरकार किसी समाचार पत्र के प्रकाशक या मुद्रालय के स्वामी से पंजीकरण जमानत रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी मांग सकती थी। इस पंजीकरण जमानत की न्यूनतम राशि 500 रुपये से अधिकतम राशि 2000 रुपये तक की गई। 500 रुपये से 2000 रुपये तक तय की गई। इसके अतिरिक्त सरकार को जमानत जब्त करने एवं पंजीकरण रद्द करने का अधिकार भी दिया गया। सरकार को पुनः पंजीकरण के लिए न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये मांगने का अधिकार था। यदि समाचार पत्र पुनः आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करे तो उसका पंजीकरण रद्द कर उसकी सभी संपत्तियां उसके मुद्रालय को जब्त करने का अधिकार भी सरकार को दिया गया। एक उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता के सभी के कारण बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। देश निर्वासन से अधिक 6 वर्ष के लिए मानदेय जेल रंगून भेज दिया गया। पूरे राष्ट्र में तिलक की गिरफ्तारी एवं निर्वासन का विरोध हुआ था। सरकार के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किए गए। बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों तथा रेलवे कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतर आए। रूस के सामवादी नेता लेनिन ने मजदूरों की इस हड़ताल का स्वागत किया। रूस के सामवादी नेता लेनिन ने मजदूरों की इस हड़ताल का स्वागत किया और कहा कि यह हड़ताल भारत के श्रमिक वर्ग की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का एक शुभ संकेत है। प्रथम विश्व युद्ध उसके पश्चात देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकारी आलोचना को रोकने तथा राजनीतिक प्रदर्शन का दमन करने के भारतीयों पर अनेक कानून लागू कर दिए गए। 1921 को तेज बहादुर संप्रभु की अध्यक्षता में प्रेस समिति ने सरकार से 1910 के अधिनियमों को रद्द करने की सिफारिश की। तत्पश्चात इन अधिनियमों को रद्द कर दिया गया। भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम 1931 द्वारा भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम 1931 द्वारा प्रांतीय सरकारों को सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियाँ दे दी गई। अत्यधिक शक्तियाँ दे दी गई। 1932 इस अधिनियम का विस्तार करके 1932 इस अधिनियम का विस्तार करके इस अधिनियम का विस्तार करके इसे आपराधिक संशोधित अधिनियम क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट बना दिया गया। इस तरह की इसमें वे सभी गतिविधियां सम्मिलित कर दी गई जिनसे सरकार की प्रभुसत्ता को हानि पहुंचाई जा सकती थी। आज के दूसरे विस्तृत उदाहरण क्या क्या भारत रक्षा निर्यात देखिए भारत रक्षा नियमों के अंतर्गत भारतीय प्रेस पर प्रत्रेक्षण प्री सेंसरशिप की शर्त थोप दी गई। समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम एवं कार्यालयीन गोपनीयता कानून में संशोधन किया गया। अब देखिए स्वतंत्रता के पश्चात समाचार पत्र जांच समिति 1947 प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1947 देखिए यहाँ पर क्या कि समाचार पत्र जांच समिति 1947 की स्थापना संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय नागरिकों को प्रदत्त विभिन्न अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में आपको विभिन्न भारतीय समाचार पत्रों कानूनों की समीक्षा करने के लिए की गई।
देखिए समाचार पत्र जांच समिति 1947 देखिए यहाँ पर की स्थापना। समाचार पत्र जांच समिति 1947 की स्थापना संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय नागरिकों को प्रदत्त विभिन्न अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भारतीय समाचार पत्र कानूनों की समीक्षा करने के लिए की गई। इस समिति ने आपको निम्न सिफारिश की 1931 के अधिनियम को रद्द कर दिया जाए। दूसरा देखिए आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 124A और 153A में परिवर्तन किया जाए। तीसरा समाचार पत्र और पुस्तकों के पंजीकरण का अधिनियम में संशोधन किया जाए। चौथा 1931 के देशी राज्यों असंतोष के विरुद्ध अधिनियम को रद्द किया जाए एवं 1934 के देशी राज्य रक्षा अधिनियम को रद्द किया इत्यादि। समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय। देखिए समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम 1951। द प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर्स एक्ट 1951। संविधान के अनुच्छेद 19 में संशोधन के देखिए संविधान के अनुच्छेद 19 में संशोधन के साथ पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा सरकार को समाचार पत्रों तथा मुद्रालयों द्वारा आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने पर जमानत मांगने तथा जब्त करने का अधिकार दे दिया गया। समाचार पत्रों के प्रिंट प्रकाशक तथा मुद्रालय के स्वामियों को जूरी द्वारा परीक्षा ट्रायल बाय जूरी मांगने का अधिकार दे दिया गया। अधिनियम 1956 तक लागू रहा। न्यायाधीश राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में समाचार पत्र आयोग का गठन। न्यायाधीश राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में समाचार पत्र आयोग का गठन। देखिए यहाँ पर भारतीय समाचार पत्रों के संपादक एवं पत्रकारों द्वारा भारतीय समाचार पत्रों के कार्यों की व्यापक जांच कराए जाने की मांग के फलस्वरूप सरकार द्वारा किया गया। अगस्त 1954 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आयोग ने निम्न प्रमुख सिफारिश की। देखिए अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल गठित की जाए। वर्ग प्रेहिका क्रॉसवर्ड पजल्स बंद की जाता पन्ना मूल पद्धति प्राइस पेज सिस्टम अपनाई जाए। तीसरा विज्ञापनों की एक कड़ी संहिता अपनाई जाए तथा चौथा कि इस सरकारी प्रयास करके समाचार पत्रों के स्वामित्व का संकेंद्र न हो। इसके अतिरिक्त सरकार ने किताबों तथा समाचार पत्रों के प्रतिपादन नागरिक वाचनालय अधिनियम 1954, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज पेपर्स पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1954, कार्यकर्ता पत्रकार सेवा सलता विविध आदेश अधिनियम 1956, द वर्किंग जर्नलिस्ट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1956, समाचार पत्रों के पढ़ने मूल्य अधिनियम 1956, द न्यूज़पेपर प्राइस एंड पेज एक्ट 1956 और संसद कार्रवाई संरक्षण और प्रकाश अधिनियम 1960, द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स प्रोटेक्शन एंड पब्लिकेशन एक्ट 1960 इत्यादि पारित किए गए। अब सारांश में देखिए क्या देखिए प्रारंभिक समाचार पत्रों का देखिए प्रारंभिक विनियमन आपको यहाँ पर क्या है कि समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम 1799, अनुज्ञप्ति नियम 1827, मेटकॉप अधिनियम 1835, अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857, पंजीकरण अधिनियम 1867। प्रेस की स्वतंत्रता देखिए प्रेस की स्वतंत्रता हेतु प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रयास वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1877, प्रथम विश्व युद्ध दौरान एवं उसके पश्चात प्रेस विनियमन, द्वितीय विश्व युद्ध दौरान प्रेस नियमन, द्वितीय विश्व युद्ध आपको प्रेस नियमन, स्वतंत्रता के पश्चात प्रेस विनियमन। फिर आपको आगे देखिए क्या कि अगला आप भारत में शिक्षा का विकास कंपनी के शासन अंतर्गत शैक्षिक विकास की बात यहाँ पर की गई है।